जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट पेपर 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं मैथ और साइंस की, और हमने एक सीरीज चलाई है जिसमें हम लोग संपूर्ण रिवीजन कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो आपका मैथ का हो चुका है और फिजिक्स का और बायोलॉजी का हमने संपूर्ण रिवीजन कर लिया है। आज आपका जो टॉपिक है वो है केमिस्ट्री का। ठीक है ना, केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आए हुए हैं अब तक 2011 से लेकर के 2024 तक, ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चंस बने हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे विद कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को अपना आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना, आ जाइए। एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिएगा और एक इसमें हम थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट जो जरूरी कॉन्सेप्ट हैं उनको भी रिवाइज करते चलेंगे। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं अम्ल और क्षार क्या होते हैं, तो इनकी पहचान कैसे होती है आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की पहचान से लेकर के क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, तो एक ट्रिक आपको ये याद रखना है, अनील। ठीक है ना, मैं यहाँ पे बड़ा लिख देता हूँ, अनील। इसका क्या मतलब है? आ से हो जाता है आपका अम्ल, ठीक है, नी से हो जाता है नीला, लिटमस पेपर को कन्वर्ट करता है ला से किसमें, लाल में। ठीक है ना, तो अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट कर देता है, अम्लीय माध्यम। ठीक है, ये समझ गए, ये बात आपको याद रखनी है। एक आपको ट्रिक याद रखना है, बेलन। ठीक है ना, बेलन से कैसे याद रखोगे, देखिए बेलन, बड़ा लिख दिया, बे फॉर बेस, बेस याद रखना। ठीक है ना, बेस क्या करता है, लाल लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देता है, नीले में। ठीक है ना, तो ऐसे याद रखोगे। ठीक है ना, क्षार क्या होता है, लाल लिटमस को नीले में कन्वर्ट कर देता है। देखिए बहुत कंफ्यूजन होता है, अभी आपको लग रहा होगा कि इतना छोटी चीज बता रहे हैं सर, लेकिन ये बहुत कंफ्यूज करता है जब आपको क्वेश्चन मॉडिफाई होकर के आता है। ठीक है ना, अब देखो कुछ महत्वपूर्ण सूचक आपको पता होने चाहिए। जैसे सूचक अगर मैं बात करूं गुड़हल की, तो गुड़हल का जो रंग होता है अम्लीय माध्यम में क्या होता है, गहरा गुलाबी रंग का होता है। वहीं अगर हम क्षार के माध्यम में बात करें बेस में, तो हरा हो जाता है। ठीक है ना, हल्दी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। इसका जो अम्लीय माध्यम में रंग होता है नेचुरल रंग होता है, यानी कि पीला ही रहता है, और क्षारीय माध्यम में ईंट के रंग का भूरा लाल रंग हो जाता है। ठीक है, तो एक ये याद रखोगे। एक सूचकांक आपको चाइना रोज याद रखना है, जो कि अम्लीय माध्यम में गहरा गुलाबी और क्षारीय माध्यम में हरा हो जाता है। एक आपको फिनोफ्थलीन याद रखना है, जो कि अम्लीय माध्यम में रंगहीन और क्षारीय माध्यम में गुलाबी हो जाता है। तो ये तीन चार आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, छोटी मोटी बातें और धड़ाधड़ से देख लीजिए। प्राकृतिक सूचकांक आपसे पूछता है तो लिटमस, हल्दी, गुड़हल, लाल पत्ते की गोभी, ये सारे हो जाते हैं। एक चीज याद रखना, ये लाल पत्ते की गोभी ये से उसकी तरह इस्तेमाल किया जाता है। कई बार डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये है कि नहीं है आपका सूचकांक। संश्लेषित सूचकांक मतलब मैनमेड क्या होता है, मिथिल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन हो गया। ठीक है ना, जब विलयन क्षारीय होता है तब यह गुलाबी रंग देता है, ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया, इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन बहुत सारे प्रीवियस ईयर मिलेंगे, मैं इसलिए कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं कि ताकि आप खुद से ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर करके अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सको। ठीक है ना, अच्छा आगे कह रहे हैं जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन रहता है। तो ये अभी तक जितने सूचक मैंने बताए हैं 4-5, इतने तो एकदम रट लेना, यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है ना, एक आपका हो जाता है पीएच स्केल, जिसको कि हाइड्रोजन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है ना, ये किसी भी विलेन में हाइड्रोजन की सांद्रता की बात करता है, ये सबको पता होगा। 0 से लेकर के 7 तक इसकी सीरीज चलती है, सॉरी 14 तक। 7 को न्यूट्रल माना जाता है, यानी कि उदासीन। 7 से छोटे अगर किसी का पीएच मान है 0 के जितने करीब जाएगा उतना ही स्ट्रांग यानी कि प्रबल अम्ल होता जाता है, 7 के पास वाला दुर्बल अम्ल होता है। इसी के विपरीत अगर हम क्षार की बात करें, जितना ज्यादा 14 के पास पहुंचेगा उतना ही प्रबल क्षार हो जाता है, और 7 के पास होता है वीक क्षार हो जाता है। तो ये आपको बात पता होनी चाहिए। तो छोटे से डिस्कशन के बाद अब हम लोग फटाफट से अपने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक बने हैं उनका क्या करेंगे, डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है ना, ये बात बेस कैसे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है एक सेकेंड, हाँ चलो ठीक हो गया। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मैं कहता हूं कि आप लोग ट्राई कीजिए पहले कि इसका क्या आंसर हो सकता है। ठीक है ना, आपसे कह रहा है कॉलम ए में आपको अम्ल दे रखा है और बी में क्या दिए गए, खाद्य उत्पाद पदार्थों को मिलान करना है। ठीक है, पदार्थ दिए गए बी में, तो यहां से एसिड और किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है उसका मिलान करना है आपको। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले मैं बात करूं एसिटिक एसिड, तो आप लोगों को पता होगा कि एसिटिक एसिड अपना पाया जाता है किसमें, विनेगर में। ठीक है ना, तो ए आपका 4 से मिलना चाहिए, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही काट दो आप, पहले दूसरे। अच्छा चौथा ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, चलो अभी देखते, थोड़ा ऊपर कर देंगे। देखिए लैक्टिक एसिड,
आपको पता है दूध में पाया जाता है लैक्टोज और दूध से बनती है दही, तो दही में क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो बी का मिलान किससे कर दोगे आप, 3 से, तो बी आपका 3 से हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला भी ऑप्शन कहेगा, इसका मतलब चौथा ही ऑप्शन होना चाहिए, ये रहा आपका, ये रहा, ठीक है ना। तो देखिए बी 1 से मिलान किया है तो ये भी ऑप्शन कट गया, एक ही ऑप्शन है। तो आप इस तरह से ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हो, बाकी का मिलान आप कर सकते हैं आसानी से। तो सी किससे मिल जाएगा आपका, ऑक्जेलिक एसिड पालक में पाया जाता है, तो सी 1 से मिल जाएगा। साइट्रिक एसिड आपका मिलता है नींबू के अंदर, ठीक है ना, तो ये आपको यानी कि खट्टे फलों में मिलता है। तो इस तरीके से आपको कुछ याद भी रखना है अपना, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके, क्वेश्चन काफ़ी हैं तो हम लोग थोड़ा स्पीड में चलेंगे, ठीक है ना, पर इस चीज़ का ध्यान दिया जाएगा पूरा कि आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। देखो अभी मैंने आपको सूचक पढ़ाया है, सूचक से देखो क्वेश्चन आ गया, ये प्रीवियस ईयर ही है। कह रहा है ए बी सी डी सूचक हैं जो अम्लों और क्षारकों में निम्न परिवर्तित होते हैं। तो ये सूचक के नाम है ए बी सी डी, और यही पूछ रहा है ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, ठीक है ना। पहला दे रखा है अम्लीय माध्यम है, दूसरा है क्षारीय माध्यम। कह रहा है कि ए नाम का कोई सूचक है जो कि अम्लीय माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं दिखाता है, लेकिन क्षारीय माध्यम में भूरा लाल यानी कि ईंटे जैसा लाल दिखाता है। तो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, तो ए आपका क्या हो जाएगा, टर्मरिक यानी कि हल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको पता हो गया। तो ऑप्शन एलिमिनेट करते चलो। देखिए पहले में ए चाइना रोज दिया है, काट दो। दूसरे में ए टर्मरिक दे रखा है, ठीक है ये हो सकता है। यहाँ पे फिनोफ्थलीन दे दिया, काट दो। ये लास्ट में टर्मरिक। तो अब आपके दो ऑप्शन बचे, बी होगा या आपका आंसर या फिर डी होगा, ठीक है ना। तो पेपर में भी इसी तरीके से चलना। अब देखिए दूसरा बी क्या कह रहा है, कह रहा है अम्लीय माध्यम में तो रंगहीन रहता है लेकिन क्षारीय माध्यम में गुलाबी हो जाता है। तो मैंने आपसे बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि एक फिनोफ्थलीन होता है, ठीक है ना, वो क्या करता है, अम्लीय माध्यम में तो रंगहीन रहता है लेकिन क्षारीय माध्यम में गुलाबी हो जाता है। तो इसका मतलब बी आपका फिनोफ्थलीन होगा। यहाँ पे देखिए बी क्या दे रखा, बी गुड़ाल दे दिया, तो ये आपका ये ऑप्शन भी कट गया। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा, डी आपका करेक्ट आंसर बन गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बी को क्या दे रहा है, फिनोफ्थलीन दे रखा है। आगे देखते हैं, अगला कह रहे हैं सी है जो अम्लीय माध्यम में लाल, ठीक है ना, और क्षारीय माध्यम में नीला हो जाता है, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, लाल लिटमस हो जाएगा, अम्ल में लाल रहेगा, क्षार में जाते हुए नीला हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा। अगला क्या कह रहे हैं, गहरा गुलाबी और हरा हो जाता है, ठीक है। एक सेकंड यहाँ पे कुछ दिक्कत है, डी आपका चाइना रोज होना चाहिए, अच्छा हाँ ठीक है। यहां पे कह रहा है डी को, डी जो है अम्लीय माध्यम में गहरा गुलाबी है और क्षार में हरा हो जाता है, तो डी आपका चाइना रोज होता है, ठीक है ना। जरा डी को देखिए, चाइना रोज है, इसका हिंदी अनुवाद में इसने गुड़हल का फूल दे रखा है, इसको चाइना रोज भी बोला जाता होगा, तभी ये दे रखा है, ये भी याद रखना, गुड़हल का फूल आप, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन हम लोग फर्स्ट प्रियोरिटी इसको इंग्लिश वाले को देंगे, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको आपके सारे सूचक याद होने चाहिए कैसे भी करके। अगले क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कह रहा है कि 3 परख नलियां ए बी सी है, ठीक है ना। 3 परख नली आपके सामने दे रखा है ए बी सी, तो हम बना लेते हैं 3 परख नली, 1 2 और ये 3 परख नली हो गए। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। कह रहा है सभी तथा सभी में बराबर आयतन एवं सांद्रता वाले रंगहीन तरल भरे गए हैं। अभी इसमें जो कुछ भी भरा है उसका रंग नहीं पता है हमें, ठीक है ना, तो रंगहीन तरल भरे हुए हैं, ठीक है। तो ये बात पता हो गई। कह रहा है 3 परख नलियों में एक एक बूंद फिनाफ्थलीन की डाली जाती है, तो फिनाफ्थलीन सूचक है, ठीक है ना। हमें इनका पता नहीं इसमें कौन सा, बिना कलर के हैं ये, कुछ एसिड हो सकते हैं, कुछ बेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा क्या डाले हैं इन्होंने, फिनाफ्थलीन डाली जाती है। अवलोकन किया गया कि परखनली ए तथा बी रंगहीन रहती है। तो मुझे बताओ, मैंने बताया था फिनाफ्थलीन जब डाला जाता है एसिड में तो वो रंगहीन रहता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ए और बी क्या हो सकते हैं, आपके एसिड हो सकते हैं, ठीक है ना। तो बार बार बोलूंगा तो आपको याद हो जाएगा, फिनाफ्थलीन एसिड में रंगहीन होता है, ठीक है ना। तो ए और बी की जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो कैसी बन रही है, रंगहीन है, तो उसमें तो ये एसिडिक नेचर का। कह रहे हैं जबकि परखनली सी का रंग गुलाबी हो जाता है, जब परखनली सी का इस गुलाबी घोल को, अच्छा बताओ, परखनली सी का रंग गुलाबी हो जाता है, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जो सी होगा आपका बेस होगा, ठीक है। तो ये बात तो तय हो गई कि सी जो है आपका बेस ही है, ठीक है ना। अच्छा और एक बात ये भी है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ये क्यों स्ट्रॉन्ग बेस होगा, अगर मैं उसकी चर्चा करूं, क्योंकि इसने डायरेक्ट बोला जो सी है वो पूरी तरह से गुलाबी हो गया, उसके बाद कोई क्रिया नहीं करवाया है, ठीक है ना। आगे कह रहे हैं घोल को ए तथा बी में डाला जाता है, फिर ये कह रहे हैं कि सी
कि इस गुलाबी रंग को ए तथा बी में डाला गया तो देखा गया कि ए रंगहीन रहता है। ए अभी भी अडिक है अपने पे, अभी भी ये रंगहीन ही बता रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तभी तो ये चेंज नहीं हुआ। लेकिन कह रहा है बी गुलाबी रंग देने लगता है, गुलाबी रंग ले लेता है, मतलब इसमें थोड़ा बहुत एसिड था, लेकिन जैसे ही और इसने गुलाबी रंग मिलाया तो ये अपना कलर बदल करके उसी में चला गया। ठीक है ना, तो ये इसका मतलब वीक एसिड है, वीक एसिड है, तभी तो कलर चेंज कर लिया। ये अपने अडिग रहा, ये रंगहीन दिखाया एक बार, तो चाहे उसमें कितना फिनोल्फथालीन की कई सारी बोतलें डाल दो फिर भी वो उसी अपने कलर पे बना, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है ना। अच्छा, किंतु बी गुलाबी रंग ले लेता है, निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है? तो आपको पता चल गया कि ए जो है आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, बी आपका क्या है, वीक एसिड, सॉरी, और ये सी जो है ये कौन सा है, ये स्ट्रॉन्ग आपका क्षार है। ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है ए स्ट्रॉन्ग एसिड, बी स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, ए वीक एसिड नहीं, ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बी वीक एसिड एंड सी स्ट्रॉन्ग एसिड, बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए केमिस्ट्री में भी जो चीजें फैक्ट हैं उसे तो आपको याद ही रखना पड़ेगा मेरे भाई, उसमें कुछ भी नहीं लगाना है। अब बताओ, चाहे कोई सा भी टीचर से पढ़ लोगे, कितनी भी किताबें पढ़ लोगे, जो फैक्ट लिखे हुए हैं कि उसमें हल्दी का रंग एसिड में रंगहीन यानी कि येलो ही रहता है, तो वो कहीं से बदलने वाला नहीं है, वो आपको मेमोराइज ही कर लेना है। ठीक है ना, इसी में भलाई है। तो कुछ सूचकांक जो मैंने 4 बताए हैं एक बार फिर बता देता हूं, आपको कॉपी पे नोट कर लो। पहला आप हल्दी वाले का, दूसरा आप लिटमस पेपर तो जान ही गए हैं, तीसरा फिनोल्फथालीन का, चौथा चाइना रोज का। ठीक है ना। तो ये 3-4 जो है एकदम से याद रख लो कि किसमें क्या कलर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एसिड बेस इंडिकेटर मतलब कि अम्ल क्षार संकेतक सूचक के रूप में उपयोग में लाया जाता है? तो देखिए लाल पत्ता गोभी लाया जाता है और हल्दी भी लाया जाता है, तो बिल्कुल ये पूरा युग्म ही लाया जाता है। नमक को नहीं लाया जाता है, पत्ता गोभी और केला की पत्ती नहीं लाई जाती है, नींबू का रस, हल्दी तो लाई जाती है लेकिन नींबू का रस नहीं होता है, तो ये कट गया, आपका करेक्ट आंसर ए हो गया। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया ना, तो कई बार डायरेक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है ना, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा रियल लाइफ से रिलेट करके क्वेश्चन दिया गया है, तो आप लोग समझिएगा इसको। इसमें कह रहा है कि अदिति ने अपने मित्र को एक गुप्त संदेश भेजना चाहती है। ठीक है ना। उसने अपने मित्र को एक पत्र दिया जिसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है ना, मतलब उसने कुछ लिखा लेकिन वो दिख नहीं रहा था। उसने अपने मित्र से कहा कि वह कागज पर चुकंदर का रस मसल दे, तो जिसके बाद गहरे लाल रंग में सफेद दिखने लगेगा। अदिति ने संदेश लिखने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का इस्तेमाल किया था? ठीक है ना। तो देखिए अदिति ने जो इस्तेमाल किया होगा, नमक का तो किया नहीं होगा क्योंकि ये कोई भी उसमें नहीं है, तो ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सॉल्ट 3 तरीके के होते हैं, एसिडिक और आपका लवणी तो हो गया, और आपका एक न्यूट्रल भी होता है जैसे कि नमक हो गया। ठीक है ना। ग्लूकोज सॉल्यूशन से तो लिखेगी नहीं, बेकिंग सोडा, विनेगर भी आपका नहीं होता, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बेकिंग सोडा ही है। ठीक है ना। बेकिंग सोडा से लिखने के बाद जब उस पर आप क्या कहते हैं चुकंदर का रस डालोगे, दोनों ही बेसिक नेचर की वजह से वो लाल रंग में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो ये आपको चाहे याद रख लो, चाहे 1-2 बार पढ़ लोगे तो आपको याद रहेगा। एक बार ये क्वेश्चन बना था इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया आपका। ठीक है, चलो अब हम लोग आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि ABCD के नमूने, अच्छा ABCD के नमूने अपनी प्रकृति के लिए हल्दी तथा फिनोल्फथालीन का प्रयोग करके जांचे जाते हैं तथा उन अवलोकनों को रिकॉर्ड किया गया है। तो ABCD 4 आपके पास चीजें थी। ठीक है ना, इसमें फिनोल्फथालीन हो सकता है, कौन हल्दी हो सकता है, इनके गुणों के हिसाब से हमें पता करना है। ठीक है ना। ए कह रहे हैं कि ए जो है इसमें जब हल्दी डाला गया तो लाल भूरा हो गया, हल्दी ए में डाला गया तो लाल भूरा हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका साफ साफ मतलब है कि ए जो है आपका क्या है, बेस है। ठीक है ना, तभी तो मैंने बताया ना हल्दी किस में कन्वर्ट हो जाता है, लाल भूरे में होता है, बेस में। ठीक है, तो ए पता चल गया आपका बेस है, तो ए बी ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है ABR एसिड, तो पहले ही काट दो। कह रहा है ACR एसिड, पहले ही काट दो, जहां ए आ रहा है वहां पे बेस से जुड़ा होना चाहिए। कह रहा है ADR एसिडिक, ये भी कट गया। ABR बेस, आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते थे सारे ऑप्शन को, एक से ही मिल गया आपको।
बी को क्या कह रहा है, पर मैं आपको सिखा देता हूं ताकि याद रहे चीजें। बी को कह रहा है फिनोल्फ्थालीन डालने पर गुलाबी हो जाता है। बी जो है तो क्या होगा, फिनोल्फ्थालीन कहां पे गुलाबी होता है, फिनोल्फ्थालीन आपका बेस में गुलाबी होता है, ठीक है ना। तो बी आपका क्या होगा, बेस, तो यही कह रहे हैं ए बी आर बेस, तो ये तो सही बात है। फिर आगे क्या करें, हल्दी डालने पर पीला हो जाता है। मुझे ये बताओ, हल्दी को कहे पीला हो जाता है या कहे अपने नेचुरल कलर पे रहता है या कहे कोई परिवर्तन नहीं होता, तीनों बात तो एक ही ना कह रहा है वो। हल्दी पीला हो जाना ये तो गुमराह कर रहा है बस, इसका मतलब वो अपने नेचुरल कलर पे है, कोई कलर नहीं चेंज कर रहा है। तो हल्दी कहां पे कलर चेंज नहीं करता है, तो आप कहोगे कि सर एसिड में नहीं करता है, इसका मतलब सी क्या है आपका, एसिड है, ठीक है ना। और डीपी भी चेक कर लेते हैं, कह रहा है फिनोल्फ्थालीन डालने पर रंगहीन हो जाता है, मतलब फिनोल्फ्थालीन का भी कोई रंग नहीं आता है, तो वो भी अम्ल है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, आपको मैंने सारी चीजें क्लियर आउट भी कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे देर का एबीसीडी की प्रकृति के विषय में निष्कर्ष निकालना है, तो प्रकृति हमने जांच लिया। चलें आगे बढ़े। चलिए एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मैंने आपको जो रिएक्शन इससे रिलेटेड है वो पहले से लिख दिया है ताकि ज्यादा टाइम ना हम लोग का लगे इसमें। आपसे कह रहा है देखिए मैग्नीशियम वायु में जलकर, ठीक है ना, कह रहा है मैग्नीशियम वायु में जलकर ए बनाता है। तो मुझे ये बताओ मैग्नीशियम का जब वायु से रिएक्शन होती है तो क्या बनाता है, एमजीओ। वैसे ये रिएक्शन लिखी भी हो तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है ना, ए बनाता है। फिर कह रहा है ए को जल में घोला गया, घोलकर विलयन बी प्राप्त किया जाता है। तो एमजीओ को जब H2O में घोलोगे तो MgOH का होल ट्वाइस मिल जाता है, तो बी विलयन मिल गया आपका। कह रहा है ए क्या है और बी की प्रकृति कैसी होगी। तो देखिए MgOH का होल ट्वाइस जो है ये आपका एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है ना। देखिए मैं आपको इतनी डिटेल केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा जितनी कि आईटी वगैरह को पढ़ाया जाता है, तो इसमें आपको इतना जानना है कि आपका पेपर अच्छे से हो जाए, ठीक है ना। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है कि सर इसमें ऐसा है वैसा है, मुझे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो मैंने सबका कॉन्सेप्ट वीडियो पूरी प्लेलिस्ट बना करके लगभग साइंस का 25 से 28 के आसपास लेक्चर कंप्लीट किए हैं, वहां जाके पढ़ लेना, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए काफी लंबा सेशन चलने वाला है और कई सारे क्वेश्चन है तो इसमें टाइम लग सकता है, ठीक है। आपसे कह रहा है देखिए ए, और ए क्या होगा, ए का नाम क्या है, देखिए मैग्नीशियम का ऑक्साइड ही तो है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला जाता है। पहला कह रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, बी एसिडिक नेचर, ठीक है। एक सेकंड, इसमें हमसे ये पूछा था ना Mg मैग्नीशियम का OH, सॉरी ये OH लगा है ना, OH किसको दर्शा, देखिए अगर कहीं केवल H आता है तो ये एसिड को बताता है, ठीक है ना। कहीं पे OH देखने को मिलता है तो ये बेस बताता है, ठीक है ना। सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे MgOH लगा हुआ है ना तो ये आपका क्षार होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो देखिए इसने इसको क्षार नहीं बता के अम्ल बताया काट दो, अम्ल बताया काट दो, ये क्षार है ये क्षार है, तो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ठीक है। चलो ये क्षार है ये क्षार है, अब दो इसमें से कोई आंसर होगा। अब ये पहला का है मैग्नीशियम ऑक्साइड, दूसरा का है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। बताओ कि इसको डाइऑक्साइड पढ़ा जाता है, MgO को मैग्नीशियम ऑक्साइड पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप चीजों को समझ पाए होंगे, या मैं बाई फॉल्ट पहले इसको एसिड बोल दिया था, एसिडिक नेचर नहीं, क्योंकि इसमें OH होता है। तो आप पहचानना, जब भी आपको कंपाउंड लिखा हुआ मिल जाए ना तो ऐसे पहचान करना, अगर केवल H दिखता है तो संभावना होती है एसिड होने की, OH दिखता है तो संभावना होती है किसकी, बेस होने की, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा थोड़ा सा अप्लाई करोगे, 100% तो नहीं होता क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत अपवाद होते हैं, लेकिन आपको आपके आंसर तक पहुंचा देगा ये, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्या कहना चाह रहा है इसमें। इसमें आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्षारी है, क्षारी आपको पकड़ना है। मुझे बताओ दही क्या है, दही के अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है, तो ये तो क्षार हो नहीं सकता, तो ए कट गया। तो ऐसा करो ना, सारे ऐसे ऑप्शन ढूंढो जहां जहां ए है वो कभी ऑप्शन आपका बन ही नहीं सकता, ये भी नहीं बनेगा आंसर, ये भी आंसर नहीं बनेगा, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। तीसरा कह रहा है सिरका, भैया सिरका यानी कि विनेगर, ये भी आपका एसिडिक नेचर का होता है, तो जहां बी दिख रहा है वो भी काट दीजिए, तो बी यहाँ पे ये भी कट गया, एक ही ऑप्शन बचा आपका, ठीक है ना। चूने का पानी CaOH वोल्टाइस, ये आपका होता है, ये क्या होता है आपका क्षारीय नेचर का होता है, ये आंसर में आएगा। चींटी का डंक फार्मिक एसिड छोड़ती है, उसके नाम में ही एसिड है, तो ये आंसर नहीं होगा। लिंक नहीं भैया, ये मिल्क होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये क्षारीय प्रकृति का होता है, तो आपका सी और ई करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कभी कभी इस तरह से सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेता है, पर ये सिंपल उन्हीं के लिए होगा जिनको ये बातें पता होंगी, ठीक है। देखिए एक बार फिर सूचकांक से सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है ABCD है जो अम्ल और क्षारों में निम्न परिवर्तन दिखाते हैं, ये भी तो आसान ही है।
देखो सूचक का नाम ABCD दे रखा है, अम्ल में रंग दे रखा है, कह रहा है पहले, और क्षार में रंग कह रहा है। ए है जो कोई परिवर्तन नहीं देता लेकिन भूरा लाल हो जाता है, इसका मतलब ए आपका क्या है, हल्दी है, ठीक है ना। बी है जो रंगहीन रहता है, गुलाबी हो जाता है, तो बी आपका फिनाफ्थलीन हो गया। सी है लाल से, ये क्वेश्चन तो वही रिपीट हो गया शायद टाइप फॉर्म में, ठीक है ना, गहरा गुलाबी और हरा, तो ये आपका डी जो है चाइना रोज हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर भी तो फोर्थ ही होना चाहिए, चाइना रोज यहाँ दे रखा है, बी फिनाफ्थलीन है, ठीक है, सी रेड लिटमस है, ए टर्मरिक, आपका यही आंसर हो गया। ये सेम क्वेश्चन 2 बार आ गया है, 2 उसमें शकल में दिख गया, इस वजह से मुझे लगा 2 क्वेश्चन है। चलो ओके, अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं अपने। यहां पे देखिए क्या कह रहा है, यहां पे हमसे कह रहा है कोई छात्र सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH, देखो OH दिख गया ना, तो ये क्षार होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है, क्षार है, ठीक है ना। तो पहले ही पकड़ लो, कह रहा है तनु विलयन की एक बूंद पहले नीले लिटमस पेपर पर, क्या कह रहा है, तनु विलयन की एक बूंद पहले नीले लिटमस पेपर पर और फिर लाल लिटमस पेपर पर डाला जाता है। तो मुझे ये बताओ, ये आपके पास 2 लिटमस पेपर है, एक नीला है, एक रेड है, लाल है, ठीक है ना। आपने क्षार को एक बार इस पे डाला, एक बार इस पे डाला जाता है, यह प्रेक्षण करेगा। तो मुझे ये बताओ क्या चीज ये ढूंढेगा। अगर जब आप नीले लिटमस पे डालोगे, तो हमने आपको एक ट्रिक बताया, बेलन, तो बेलन मतलब बेस जो है लाल को नीले में बदलता है, ठीक है ना। पर ये बताओ जो पहले से ही नीला होगा लिटमस पेपर, क्या उसको कुछ करेगा, वो कुछ नहीं करेगा भाई। आप सोचो, लाल को ये बदलना है नीले में, लेकिन अगर कोई लिटमस पेपर पहले से ही नीला ही है तो उस पर तो कुछ नहीं करेगा, वो अपने नेचुरल कलर पे छोड़ देगा। तो जब वो नीले वाले लिटमस पेपर पे डाला जाएगा NaOH, तो ये अपने सेल्फ है उसी पे रहेगा, नीला ही रहेगा। तो नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा, काट दो, नीला लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये सही होगा। और क्या कह रहा है, लाल लिटमस पेपर नीला हो जाएगा, जब लाल पे डालेगा तो नीला हो जाएगा, लेकिन नीले पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसका काम है लाल वाले को नीला बनाना, ना कि नीले वाले को चेंज करना। कई बच्चे इस चीज को कंफ्यूज रहते हैं कि अगर अम्ल आ जाएगा तो उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो जो अपने नेचुरल कलर पे है कि वो केवल जिसमें जो रूल्स होता है, रूल्स है, बेस है लाल को नीला बनाएगा, तो नीले को नहीं कि लाल कर देगा, ये नहीं होता कोई नियम, ठीक है ना। तो आपका सिंपल सा आंसर सेकंड वाला मिल गया, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे आंसर पकड़ना है, ठीक है। चलो, मैंने ऐसे भी बालक देखे जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत करके आए हैं, तो इसीलिए मैं इन सारी चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि आप लोग गलत ना करें, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। इसमें आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू पदार्थ लाल लिटमस को नीला करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा लाल लिटमस को नीला करने वाला कौन होता है, बेलन, बेस होता है जो लाल को नीले में बदलता है। इसका मतलब आपको वो कलेक्शन पकड़ना है जो बेस हो। तो सिरका बेस नहीं होता, काट दो, नींबू बेस नहीं होता, काट दो। तो जहां सी और बी दिख रहे हैं काट दो, बी दिख गया काट दो, सी दिख गया काट दो, सी दिख गया काट गया, एक ऑप्शन बचा है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई विरंजक हो सकता है या फिर बेकिंग सोडा, ये सारे क्षारीय नेचर के हैं, तो ये लाल को नीला बदल सकते हैं, ठीक है ना। चलो, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैंने देखो आपके कहे अनुसार आपने मैथ का काम, मैथ का पूरा करा दिया। अच्छा, कुछ लोगों के कमेंट्स थे और मैं उन सब का धन्यवाद करना चाहता हूं जो लोग कमेंट करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि मुझे आगे कौन सी चीजें आप लोग को पसंद आ रही, क्या बनाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग कमेंट करते रहा करिए। अभी आपका जो मैथ संपूर्ण रिवीजन का पार्ट 2 आना बाकी है, ठीक है ना। पार्ट 2 इसके बाद में वो लेके आऊंगा जिसमें अलजेब्रा हो गया, डेटा हैंडलिंग हो गया, आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां से बार बार सीटेड क्वेश्चन पूछता है उसको मैं फिर से आपको रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है ना। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, यहां हो गया, और बातें तो बाद में कर लेंगे। चलो पढ़ो पहले। कह रहा जब किसी अम्ल को क्षार में मिलाया जाता है तब निम्न में से क्या उत्पन्न होता है। तो देखिए ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। जब एसिड को बेस से रिएक्ट किया जाता है तो क्या बनता है, एक तो सॉल्ट बनता है, प्लस वाटर बनता है, प्लस वो क्या निकलती है, उष्मा निकलती है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो मुझे बताओ, अम्ल क्षार अभिक्रिया एक न्यूट्रल अभिक्रिया होती तो क्या केवल नमक बनेगा, नहीं, केवल जल नहीं, लवण जल तथा उष्मा निकलेगी। ये सी आपका करेक्ट आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां देखिए आपसे क्या कह रहा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कुछ बूंदे NaOH, NaOH क्या है, क्षार है क्योंकि OH दिख गया,
की डालने पर एक परख नली जिसमें HCl है, H दिख गया तो ये क्या होता है, एसिड हो गया। जिसको नहीं भी याद है, कोई आपके सामने ऐसा कंपाउंड आ जाए जो आप पकड़ ही ना पाओ कि ये एसिड है या बेस है, तो ये देखा करो कि उसमें OH है कि H है। ज्यादातर संभावना होती है अगर OH है तो क्षार की, अगर H है तो एसिड की। तो ये आप चीजें ढूंढ लेना, ठीक है ना। क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा बताओ। अब मुझे बताओ, ये रहा एसिड, ये रहा बेस, तो इसमें अगर रिएक्शन होगी तो क्या क्या बनेगा, पहले तो आपका सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और उष्मा निकलेगी, ठीक है ना। उष्मा जरूर निकलती है, ठीक है। और जब उष्मा निकलती है तो क्या होगा, परखनली के अंदर है तो परखनली तो हीट हो जाएगी। पहली बात तो कह रहा है उसका रंग बदलेगा, हमें नहीं पता रंग बदलेगा नहीं बदलेगा। कह रहा है उसमें से तीक्ष्ण गंध आएगी, ठीक है, ये भी हम नहीं डिसाइड कर सकते। वह गर्म हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि एसिड बेस की रिएक्शन उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है और उष्मा निकलने की वजह से कांच जो है जल्दी से गर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो अच्छा देखो, मैं ये जो बोलता हूं मुझे नहीं पता, ये मैं इसलिए बोलता हूं कि एक फ्लो बना रहे आपको पढ़ने का, समझने का, आप जुड़े रहो वीडियो के साथ, ठीक है ना। क्या होता है कि ऐसा नहीं, मैं बोरियत नहीं कराना चाहता, मैं भले रिकॉर्ड करता हूं लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप जब पढ़ो तो आपको लगे कि ये कभी लाइव रिकॉर्ड करी गई है, कि कभी बच्चे लाइव पढ़ रहे थे। इस तरह का मैं फील दिलाना चाहता हूं, ठीक है ना। तो आई होप आप उन चीजों को रिलेट कर पाते होंगे। तो ये देखिए गर्म हो जाएगा, सिंपल सी बात है। क्यों, क्योंकि उष्मा क्षेपित है ये, ठीक है ना। उसमें कोई भी पदार्थ निक्षेपित नहीं होगा, ये गलत बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन उसको, ठीक है। आप यहां हो जाओ। यहां कह रहा है A, B, C तथा D के नमूने अपनी प्रकृति के लिए हल्दी तथा फिनाफ्थलीन का प्रयोग कर रहे हैं। फिर से हमें वही ढूंढना है, हल्दी का क्या गुण होता है, फिनाफ्थलीन का क्या गुण होता है, कि जांच जाते हैं तथा उनका अवलोकन रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। कह रहा है हल्दी A जो है, A का देखो क्या गुण बताता है, हल्दी डालने पर लाल भूरा हो गया। तो मुझे ये बताओ ए क्या हो सकता है, ए 100% आपका क्या होगा, बेस होगा, ठीक है ना। अच्छा तो इसके ऑप्शन कहां दे रखे हैं, अच्छा यहां दे रखे हैं, सॉरी। A, B, R एसिड काट दो, A, C, R एसिड काट दो, जहां A, D, R एसिड काट दो, A, B, R बेस, ये सही है। ये भी मुझे लगता है क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऐसी तो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा, जो क्वेश्चन रिपीट हो उसका फट से आंसर खुद ही कर लिया करो। रिपीट होना अच्छी बात है, रिपीट होने से क्या होगा, आपको तुरंत याद आएंगे, रिवीजन हो जाएगा तुरंत के तुरंत। फिर देखिए क्या कह रहा है, कॉलम ए में दिए गए अम्लों, कॉलम 2 में दिए गए खाद्य पदार्थों में मिलान कीजिए। ये भी शायद रिपीट हो गया है। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। अस्कॉर्बिक एसिड आपका हो गया पालक में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है। ये भी सेम है, रिपीट हुआ है। तो आप इसका आंसर खुद टाइप करके बताओ कौन सा मिलान मैंने कर दिया। चलो अब आ जाते हैं, ये एक दो क्वेश्चन शायद रिपीट हो गए थे। चलिए इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करो। आपको एसिड और बेस के जो बेसिक नेचर है उसको भी, उसके बारे में भी पता होना चाहिए, तभी आप सही कथन पकड़ पाओगे। पहला कह रहे हैं कि स्वाद में खट्टे होते हैं क्षार, मतलब क्षार स्वाद में खट्टे होते हैं क्या, एसिड खट्टा होता है, तो ये तो गलत हो गया। उसने कहा सही पहचान देखो, तो ये गलत पहचान लिया हमने। कह रहा है क्षार फिनाफ्थलीन के साथ गुलाबी रंग देता है। सोचो सोचो, क्षार फिनाफ्थलीन के साथ गुलाबी रंग देता है कि रंगहीन रहता है, गुलाबी रंग देता है, ये सही है, ठीक है। कह रहा है क्षारों का पीएच मान 7 से कम होता है क्या, अभी मैंने बताया था 7 से अधिक होता है, तो गलत बात है। क्षार नीले लिटमस को लाल करता है क्या, नीले को लाल करता है, बेलन, याद करो बार बार लिख रहा हूं मैं, बेलन मतलब लाल को नीला करता है, तो ये गलत हो गया, ठीक है ना। बेस है, बेस है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसमें भी सूचकांक से ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस चैप्टर में मैं ज्यादा क्वेश्चन लिया हूं, ठीक है ना। चैप्टर वाइज चलेंगे, अभी आगे आपको और क्वेश्चन दिखेंगे। यहां इंडिकेटर के नाम है टर्मनिक यानी कि हिंदी हल्दी, फिनाफ्थलीन आपका है, कलर इन ए। तो ए बी सी 3 सॉल्यूशन है या कुछ भी हो सकते हैं। कह रहा है हल्दी जो है ए वाले सॉल्यूशन में नो चेंज, इसका मतलब ए की पॉसिबिलिटी क्या है, एसिड की। कह रहा है कलर बी, बी में क्या होता है, रेडिश ब्राउन, ये बेस है, सिंपल सी बात है। कह रहा है सी में इसका कलर हो गया येलो। मुझे ये बताओ, चाहे आप एसिड को हल्दी को बोलो नो चेंज, चाहे बोलो येलो कलर, क्योंकि हल्दी का नेचुरल कलर तो येलो ही होता है। हमारे यहाँ तो येलो आता है, आपके यहाँ येलो ही आता है ना। आजकल वो रील्स में नहीं चलता, हमारे यहाँ ये होता है, आपके यहाँ ये होता है। इग्नोर दैट, वैसे ही बोल देता हूँ बीच में, ठीक है। तो ये बताओ क्या हो जाएगा, ये पहले से ही येलो है ना, इसका मतलब ये भी एसिड है।
तो आप चाहें तो इसको ना भी पढ़ेंगे ना तो आपका आंसर मिल गया, एसिड बेस एसिड, एसिड बेस बेस काट दो, बेस से काट दो, बेस से काट दो, एसिड बेस एसिड, आपका आंसर आ गया। वैसे ये फिनाफ्थिलीन से भी चेक कर लो, फिनाफ्थिलीन ए में कलरलेस मतलब कि एसिड का बता रहा है, फिनाफ्थिलीन बी वाले बिलियन में पिंक आ गया, इसका मतलब बेस है, कलरलेस फिर से एसिड है, तो एसिड बेस एसिड आपका आंसर होगा। ठीक है ना। तो मेरी बातों का थोड़ा सा वो मत लिया करो, कई बार देखो मैं चाहता हूं कि अभी तो नहीं, जब रिकॉर्डेड में तो ये चीजें थोड़ी सी कम होती है, जब आप लाइव पढ़ोगे ना तो एक जुड़ाव होना चाहिए। आप फ्यूचर में आप भी एक अध्यापक ही बनेंगे तो ये सोचिएगा कि क्लासरूम में जब अगर आप ऑफलाइन नहीं पढ़ाएंगे तो ये कोशिश कीजिएगा कि बीच बीच में ऐसी चीजें जोड़ना जिससे कि कनेक्टिविटी अच्छी बनी रहे। ठीक है ना। तो इन चीजों को अदरवाइज ना लिया करो, अच्छे से पढ़ा करो। ठीक है। यहां पे देखिए क्या कह रहा है, कोई पदार्थ प्रकृति में अम्लीय या क्षारीय वह जांचने के लिए सामान्यतया सर्वाधिक प्रयुक्त प्राकृतिक सूचक लिटमस ही है। लिटमस का निष्कर्ष कहां से लिया गया था, तो देखिए लिटमस जो लिया गया था वो लाइचेन से लिया गया था, इसको लाइकेंस भी बोला जाता है, यानी कि सैक बोलते हैं इसको। तो ये आपका फैक्ट है, याद रख लेना। ठीक है ना। चलो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। एसिड से कितने क्वेश्चन हो गए। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक प्रयोग में दोनों रंगहीन हैं एक्स और वाई के नमूने लिए गए। तो देखो एक प्रयोग है ए और वाई, ये आपका एक्स हो गया, ये वाई हो गया, दोनों का कोई कलर हमें नहीं पता है, रंगहीन है। कह रहा है हल्दी का घोल डालने पर एक्स का रंग पीला हो जाता है। तो हल्दी इसमें डाला गया, आपने मान लो टर्मरिक डाला तो ये पीले रंग का हो गया, पीला हो गया। वाई का रंग गहरा लाल हो गया, तो ये लाल हो गया हल्दी डालने पर। ठीक है ना। क्या क्या डालना है हम लोग, टर्मरिक। तो कह रहा है एक्स और वाई की प्रकृति में आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे, मुझे ये बताओ एक्स क्या हो सकता है, वाई क्या हो सकता है। आप कहोगे कि सर टर्मरिक मिलाने पे गहरा लाल हुआ है, इसका मतलब वाई आपका क्या है, बेस। ठीक है ना। फिर कहोगे कि सर हल्दी मिलाने पर एक्स वाले का कलर न्यूट्रल ही रहा, मतलब पीला ही रहा, तो ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। बहुत गलती कर दोगे, केवल एसिड वाला आंसर मत लेना, एक्स और वाई दोनों लवण होंगे, गलत हो गया। आप मुझे बताओ सादे पानी में भी अगर हल्दी डालोगे न्यूट्रल में भी, तब भी तो वो पीला ही रहता है। तो इसकी दो संभावनाएं होंगी, या तो एसिड होगा या फिर क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है ना। तो ऐसे ऑप्शन को आपको पकड़ना है, यहाँ पे ये गलती कर सकते हैं, इसीलिए एग्जामिनर ने ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है। कह रहा है वाई तो क्षार है, ये पक्की बात है, एक्स का दी गई जानकारी से पता नहीं लगा सकते, हम बिल्कुल नहीं लगा सकते, हो सकता है वो एसिड हो सकता है वो क्षार न्यूट्रल हो। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि भाई उसका जो कलर है येलो ही रह गया ना, हल्दी तो येलो ही है नेचुरल में भी, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। कह रहा है वाई एक क्षार है तथा एक्स अम्ल है, ऐसा नहीं होगा, ये भी गलत है। ठीक है ना। आई होप आपको मैं अच्छा समझा पाऊंगा और आपको ये चीजें याद हो रही होंगी। अब कोशिश करना याद ही कर लेना इन चीजों को। वैसे रटने वाली विद्या तो एनसीएफ नहीं अलाउ करता है, लेकिन आप लोग छोटे बच्चे नहीं हो, आपके ऊपर अलाउ होता है, कुछ चीजें याद रखो, पास होना है अच्छे नंबर से। तो यहां आपसे कह रहा है उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से क्या गलत है, बताओ न्यूट्रल रिएक्शन के लिए क्या गलत है। पहला कह रहे हैं कि यह एक अम्ल और क्षार की बीच की अभिक्रिया, ये तो सही है, तो आंसर नहीं होगा। कह रहा है इस अभिक्रिया में एक नया पदार्थ लवण बनता है, बनता तो है लवण, बिल्कुल सही है, तो ये भी आंसर नहीं है। कह रहा है निर्मित लवण प्रकृति में केवल अम्लीय अथवा क्षारीय होते हैं, भाई केवल अम्लीय और क्षारीय नहीं, NaCl बनता है, तो ये उदासीन भी तो होता है, तो ये गलत है, तो ये आंसर हो सकता है। फिर कह रहे हैं अभिक्रिया में ऊष्मा सर्वदा अवशोषित होती है, गलत है, ऊष्मा छेपी होती है न्यूट्रल रिएक्शन, तो ये भी गलत है, तो ये भी आंसर है। तो सी एंड डी का जो कोच है ये आपका आंसर हो जाएगा, सी एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। एक चैप्टर आपका खत्म होता है एसिड बेस का। अब हम लोग फ्लेम कंबंशन और पेट्रोलियम और कोल, इसमें 4 चैप्टर लेंगे एक साथ। यहां पे और ऐड कर देता हूं मैं पेट्रोलियम, एक सेकेंड, पेन क्यों नहीं ले रहा, एक सेकेंड रुक जाइए, पेन बदमाशी कर रही है। हाँ, यहां पे आपका पेट्रोलियम भी आ जाएगा, पेट्रोलियम, और साथ ही साथ कोल भी आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये 4 चैप्टर एक साथ हम लोग देख लेते हैं इसके प्रीवियस ईयर। ठीक है। इसमें देखिए कुछ हमें थ्योरी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के माध्यम से ही ज्यादातर चीजें आप समझ जाओगे। ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है ईंधनों के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होने वाली वह गैस कौन सी है जो विषैली है। देखिए यहां पे विषैली लिखा है, हो सकता है आपको दम घोटू भी लिख करके दे दे, और रुधिर की ऑक्सीजन
वाहक क्षमता को घटा देती है। तो देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, सल्फर नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये बातें आपको याद होना चाहिए, सिंपल फैक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा स्पीड को हम लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि हमें काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं यहाँ पे। ये रहा। अच्छा अभी हम ऊपर कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमसे कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका का अध्ययन करिए। चलो करते हैं अध्ययन। यहाँ पे आपको ईंधन दे रखा है ABCD, ऊपर आपको दे रखा है इनका उष्मीय मान, स्टेट अवस्था, ज्वलन ताप। देखिए ज्वलन ताप क्या होता है पहले ये जान लो। एक ऐसा इग्निशियन टेम्परेचर वह होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिसके बाद जाने के बाद, गर्म होने के बाद कोई भी वस्तु आग पकड़ लेती है, ठीक है ना। तभी देखते हो ठंड के मौसम में या बारिश के मौसम में माचिस रगड़ते रहो वो जलती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ना गीली हो जाती है, तो उसका इग्निशियन टेम्परेचर इतना डाउन हो जाता है कि वो पाता ही नहीं है, पहुंच ही नहीं पाता इग्निशियन टेम्परेचर की तरफ, हीट उत्पन्न ही नहीं हो पाती है, ठीक है ना। तो आप सोचो जैसे आग जलती रहे ना, अपनी उंगली को उस पर रखे रहो, थोड़ी देर तक आपको पता नहीं चलेगा। जैसे ही आपका इग्निशियन टेम्परेचर पहुंचेगा ना, जलन फील करने वाला, तो आपको जलने लग जाएगा। तो उसी को बोला जाता है क्या? इग्निशियन टेम्परेचर, यानी कि ज्वलन ताप। तो हमें कह रहा है कि इनमें से घरेलू ईंधन के रूप में कौन सबसे अधिक उपयुक्त होगा। तो देखो हम लोग घर में अगर हमें ईंधन यूज करना है तो हम सोचेंगे कि ऐसा ईंधन हो जिसका कि ऊष्मीय मान भी मध्यम वर्ग का हो, बहुत ज्यादा ना हो, और ज्वलन ताप भी मध्यम वर्ग का हो। ऐसा ना हो कि तुरंत ही आग पकड़ ले, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही आग ना पकड़े। तो ठीक है ना, हम मध्यम ढूंढते हैं और कोशिश करते हैं कि जो उसका नेचर हो, अवस्था हो, वो गैस के फॉर्म में हो, ताकि उसको सिलेंडर वगैरह में भर के एक घर से दूसरे घर में लेके जा सके, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। यहां पे कह रहा है कि ईंधन ए उच्च मान लोगे क्या? घर में उच्च उष्मीय मान वाला नहीं चलेगा भैया, उच्च नहीं चलेंगे। दूसरा कह रहे हैं कि बी मॉडरेट, हाँ चल सकता है, गैस चल सकता है, लेकिन इग्निशियन टेम्परेचर हाई नहीं लेके चलेंगे, घर में आग लगने की डर होगी। फिर कह रहे हैं कि हाई मतलब जल्दी आग नहीं पकड़ेगा, ये उल्टा बोल दिया। इग्निशियन हाई का मतलब होता है ना वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, जलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो अगला कह रहे हैं कि उष्मीय मान मध्यम और गैस में हो, ये भी मध्यम। ये सबसे बढ़िया आंसर है आपका, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। लो नहीं चलेगा, लो नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सी टाइप का जो है, ये आपका क्या हो जाएगा? ईंधन हो जाएगा जो घरों में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। सी का मतलब सी ऑप्शन पे मत जाना, ए ऑप्शन पे सी दे रखा है। कई बार तो बच्चे ये भी गलती करके आए हैं, तो इसलिए बोलता हूं आप लोग मॉक लगाया करो, मॉक लगाने से ये गलतियां रिमूव हो जाती हैं। नेक्स्ट वन आपके सामने है, ध्यान से पढ़िएगा अपने क्वेश्चन को, ठीक है ना, कुछ गलती ना हो। क्वेश्चन सबसे पहला काम होता है ध्यान से पढ़ना। यहां पे कह रहा है पेट्रोलियम के उत्पाद और उनके उपयोग नीचे दिए गए हैं, ठीक है ना। ए और बी है, क्रमशः दिए गए हैं। अब फिर क्या कह रहे हैं आपसे कि ए सही मिलान कीजिए, एक सही मिलान कीजिए। अच्छा, फिर आपसे कह रहा है कि कोक, देखिए क्या होता है जब इसमें क्या क्या होता है, कोक होता है, कोलतार होता है, बिटुमन होता है, कोल गैस होती है। तो देखो एक चीज ये याद रखो, जो बिटुमन होता है ना, ये सड़कों पर बिछाया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। डी का मिलान 3 से कर दो, डी का 3 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, आपका आंसर मिल गया आपको। एक भी अगर आपको करेक्टली याद है तो आप कर सकते हो इसे, ठीक है ना। तो मैंने पेट्रोलियम और कोल चैप्टर पढ़ाया है, जिसको इन चीजों में कंफ्यूजन है वो जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर कह रहे हैं कोल गैस। कोल गैस का काम क्या होता है? कोल गैस जो होती है आपकी, वो आपका होता है उद्योगों के ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। यहां आ जाता है कोल तार ना, खुशबूदार इत्र में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये रहा देखिए, तो ये यहां मिल जाएगा। कोक बचा, कोक को आप ला करके स्टील के निर्माण में मिला दीजिए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपके सारे आंसर्स मिल चुके होंगे और आप सेटिस्फाई भी होंगे एक्सप्लेनेशन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है? तो कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप होता है कोक, ठीक है ना। ये कोका कोला वाला कोक नहीं जो पीने वाला है, कोक इसमें निकलता है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये आपका मिल गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है मोमबत्ती की ज्वाला में विभिन्न रेशों को जलाने पर, अच्छा ये चैप्टर देखिए चेंज हो गया आपका, हम लोगों ने वो ज्वलन और पेट्रोलियम और उसका पढ़ लिया। ये आपका आ गया है रेसे वगैरह का जो फाइबर फैब्रिक है ना, फाइबर एंड फैब्रिक। तो ये नेक्स्ट चैप्टर है, ये याद रखना, आप लोग ध्यान रखना, कई सारे चैप्टर में कराने वाला हूं। वैसे चैप्टर से मतलब नहीं, आपके क्वेश्चंस होने चाहिए।
अगला कह रहा है मोमबत्ती की ज्वाला में विभिन्न रेशों को जलाने पर अंतरा अच्छा अंतरा कोई लड़की होगी, ने निम्न प्रेक्षण नोट किए। क्या नोट किए? कह रही है कि एक्स को जब जलाया गया तो चमकदार रोशनी के साथ जलता है और एक स्लेटी काली राख बन जाती है। तो एक्स क्या हो सकता है, आपको ऑप्शन के माध्यम से ही ढूंढना है। दूसरा कह रहा है कि वाई को जब जलाया गया तो कुचलित होकर जलता है और गहरी दरदरी राख उत्पन्न होती है इसमें, ठीक है। जेड पूछ रहा है, कह रहा है जलने पर पिघल जाता है, अच्छा जलने पर पिघल जाता है, तो जेड और एक्स और वाई जेड क्या होंगे? तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं, अगर ऑप्शन के चलें सूत, नायलॉन और ऊन, ठीक है ना। तो देखिए नायलॉन को सेकंड पे रखा, जबकि हम आपको बताएं नायलॉन जो होता है ये जलाए जाने पर पिघलता है, ठीक है ना। पिघलने से डर रहता है कि हाथ पैर में चिपक जाता है। कई बार ये भी कहा जाता है तो नायलॉन के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। कब? जहां आप आग जैसे काम में लगे हो, जैसे खाना बना रहे हो या किचन में हो, तो आप नायलॉन के कपड़े कम इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल चिपक जाता है टेप की तरह से ना, पिघल करके, ठीक है। एक तरह से पिघलता है जब ये जलता है, ठीक है। तो इसका मतलब जेड जो है आपका नायलॉन होगा। यहाँ ऊन दे रखा है, यहाँ रेयान दे रखा है, यहाँ नायलॉन है, यहाँ रेयान है, तो आपका आंसर मिल गया, सी करेक्ट हो जाएगा। रेशम होगा जो वो स्लेटी राख देता है, और जो आपका डेनिम होता है ये राख देता है, वो दरदरी राख देता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, कोशिश करना है कि ये बातें याद हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि इतना टाइम नहीं कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, क्योंकि इससे रिलेटेड अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो मुझे आपको पूरा चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा फिर से, जो आपके फाइबर एंड फैब्रिक का है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन जो आ रहे हैं यही रिपीट होंगे घुमा फिरा करके, ठीक है। अगला देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 3 पेट्रो रसायनों, यानी कि पेट्रो रसायन का मतलब हो गया पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं, ठीक है ना। इसमें से कह रहा है कौन से 3 आपके उत्पाद हैं, उनका समूह पता करना है। कह रहा है डीजल, केरोसिन, देखो पेट्रोलियम में रेयान नहीं पाया जाता है, ये कट गया। कह रहा है पेट्रोल, डीजल, कास्टिक सोडा नहीं पाया जाता है, लुब्रिकेंट पाया जाता है, पॉलिएस्टर पाया जाता है, बिटुमिन पाया जाता है, यहाँ कह रहा है डिटर्जेंट नहीं पाया जाता है। तो 3 ऑप्शन तो कट गए, आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो पेट्रोलियम चैप्टर में मैंने विद फिगर बता रखा है कि कौन किस लेवल पे पाया जाता है, कितने कितने लेवल पे, उनको कैसे पृथक किया जाता है, उन सारी चीज़ों पर भी मैंने चर्चा की है। जो बच्चे उसको देखे उनको तो बहुत मजे से समझ आ रही होगी चीज़ें। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है पेट्रोलियम के अवयवों अर्थात पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पादों के समूह को पहचानिए। फिर से आ गया, देखिए पेट्रोलियम से क्या क्या प्राप्त होता है, डीजल प्राप्त होता है, पेट्रोल रेयान नहीं होता है। फिर कह रहा है स्नेहक तेल प्राप्त होता है, जैसे ग्रीस वगैरह हो गया, मोबिलाइल हो गया, और पैराफिन मोम भी होता है, बिटुमन भी होता है। ये आपका करेक्ट आंसर है, ये सारे प्राप्त होते हैं। डीजल, बिटुमन, कास्टिक सोडा नहीं होता है, रेयान नहीं होता है। तो ये आपका इस तरीके से ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। जो देखिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं खर्चाऊंगा, जहाँ पे मुझे लगेगा कि यहाँ एक्सप्लेन करना ज़्यादा जरूरी है वहीं पे करेंगे। देखिए अगला क्या कह रहा है, कह रहा है 4 ईंधनों के गुणधर्म नीचे दिए गए हैं। एक ईंधन दे रखे हैं, कैलोरिक मान दे रखे हैं, स्टेज दे रखे हैं, प्रज्वलन ताप दे रखे हैं। कह रहे घरेलू उपयोग के लिए निम्न में से कौन सा सबसे उपयुक्त विकल्प है। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है लेकिन डिफरेंट है, ठीक है ना। इन्होंने कैलोरी मान हाई उच्च के फॉर्म में ना दे करके एग्जैक्ट दे रखा है, तो हम फिर भी उसी चीज पे चलेंगे, जहां दे रखा है वहां पे देखेंगे मॉडरेट हम सेलेक्ट करेंगे, और ना तो ज्यादा कम ना ही बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो देखिए कह रहे हैं प्रज्वलन ताप उच्च वाला नहीं लेते हैं हम लोग, प्रज्वलन ताप मॉडर्न ले सकते हैं, प्रज्वलन ताप लो नहीं लेंगे, मॉडर्न यहाँ पे ले सकते हैं। तो इन दोनों में से ऑप्शन देखेंगे। स्टेट में देखते हैं कि सॉलिड वाला, तो ये तो कट ही गया ऑप्शन। तरल, तो देखिए लिक्विड फॉर्म का ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि देखिए अगर अगला देखते हैं यहाँ पे भी लिक्विड ही दे रखा है, तो आपको मजबूरी है कि लिक्विड वाला ही लेना है। क्योंकि देखो घर में अगर गैस खत्म हो गई तो स्टोव में केरोसिन ही तो डाल करके इस्तेमाल करोगे ईंधन। तो आप लोगों ने केरोसिन पे स्टोव वाला देखा होगा ना, चूल्हा वो होता था पहले जिसमें मिट्टी का तेल डाल करके खाना बनाया जाता था, तो मजबूरी में उसको भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो आप बताओ इसमें से कौन सा सिलेक्ट करना चाहोगे। पर ये मध्यम, अच्छा दोनों में यहाँ मध्यम दे रखा है, यहाँ पे भी मध्यम, तो इन दोनों में से ही ऑप्शन होगा। अब हम देखते हैं कैलोरीफिक वैल्यू की। यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू 45 दे रखा है, यहाँ पे 20 दे रखा है। देखो इतना भी कैलोरीफिक वैल्यू लो नहीं ले लेना है कि आपका जो है दहन ही ना करे, धुआं धुआं हो जाए, तो आपको मॉडरेट वाला लेना है। वैसे तो ज्यादा अच्छा रहता है कि 150 का, बट 150 में ये ज्वलन एकदम नीचे दे रखा है, तो ये ऑप्शन नहीं लोगे आप। जो ऑप्शन लोगे बी वाला लोगे, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, B1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो आई होप मैं आप लोगों को समझाने में सक्षम रहा हूं,
और आपको अब क्वेश्चन करने में मजा आ रहे होंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये पेट्रोलियम वाला ही चैप्टर चल रहा है। फिर आपसे कह रहा है कि नेफ्थलीन के गोले, नेफ्थलीन के बॉल होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जिसका उपयोग पतंगे और अन्य कीड़ों को भगाने में किया जाता है। आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा कि जहां कीट पतंगे ज्यादा होते हैं, कहते हैं नेफ्थलीन बॉल वहां पे डाल दो तो भाग जाते हैं, ठीक है ना। इससे प्राप्त होते हैं, ये बताओ नेफ्थलीन किससे प्राप्त होता है? तो देखिए ये कोक से नहीं होता है, तारपीन से नहीं होता है, ये प्राप्त होता है कोल तार से, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें से एक अलग तरीके की स्मेल आती है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब हम बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझो और खुद आंसर करो। कह रहा है एक व्यक्ति ने खाना पकाने के लिए ईंधन के लिए एक्स खरीदा। एक्स कोई पदार्थ होगा, देखेंगे अभी। ईंधन के रूप में एक्स का उपयोग करने के लिए उसमें कौन से गुण होने चाहिए बताओ। ईंधन सारा वही मॉडरेट वाला पकड़िएगा आप, ठीक है ना। कह रहा है सस्ता और निम्न ज्वलनताप। देखो सस्ता तो ठीक है, कह रहा है निम्न ज्वलनताप नहीं भैया, इतना निम्न वाला हम नहीं पकड़ते हैं अपने घरों में ईंधन के लिए। फिर कह रहा है उच्च कैलोरी मान निम्न ज्वलनताप, इसको भी नहीं चाहिए हमें। कैलोरी मान तो उच्च चल जाता है एक बार को, वैसे ये भी नहीं चलता है, मॉडरेट ही लेते हैं। फिर कह रहा है कि मध्य कैलोरी मान और निराविष, निराविष मतलब नॉन टॉक्सिक, जो विषैली ना हो, तो ये तो सही है। ऐसे ईंधन हम अपने घर में लेते हैं मध्य कैलोरी मान वाले। फिर कह रहा है कि मॉडरेट इग्निशियन टेम्परेचर, हाँ मध्य ज्वलनताप ले लेंगे। कह रहा है चीप होना चाहिए, सस्ता भी तो होना चाहिए। स्कीमें आती है ना कि सिलेंडर पे इतनी सब्सिडी मिलेगी और सस्ती भी हो थोड़ी, इसका भी ध्यान दिया जाता है। तो आपके जो करेक्ट आंसर होंगे सी डी, तो सी और डी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए मैंने आप लोगों को हीट वाले चैप्टर में भी ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, अगर जो लोग फिजिक्स का पार्ट पढ़ चुके होंगे। यहां आपसे कह रहा है कि नीचे दिया गया कौन सा कथन किसी ज्वाला के सबसे बाह्यतम अर्थात नीले क्षेत्र से संबंधित है। मैंने आप लोगों को माइंड मैप वाली क्लास में ये फ्लेम जला करके दिखाया था मोमबत्ती का। इस तरीके से फ्लेम जल रही थी मोमबत्ती की, इसकी 4 छल्ले बनाए थे हमने, इस तरीके से 3 छल्ले बनाए थे, ठीक है ना। जो सबसे बाहरी था वो आपका नीले रंग का ज्वाला थी। मैंने बताया था जो सबसे बाहरी ज्वाला है वो सबसे ज्वलनशील होता है। क्या होता है? सबसे ज्वलनशील होता है, मतलब सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर इसका होता है। इससे कम इसका होता है, अंदर वाले का सबसे कम होता है। मैंने ये भी बोला था कि जलती मोमबत्ती में उंगली डाल के देखना, आपको इधर ज्यादा जलेगा, जो बीच में पार्ट होगा वो कम जलता फील होगा, ठीक है ना। जलाने मत लग जाना, कोई जाकर के कहेंगे सर ने बोला आज तो जला ही दूंगा, नहीं बिल्कुल नहीं, खतरे का काम नहीं। अब देखो यहां पे हमें पकड़ना है, ऑप्शन देखो। कह रहा है इसका ताप नहीं मापा जा सकता, क्षेत्र से संबंध में सही है, तो ये तो गलत है। क्यों नहीं माप सकते? टेम्परेचर मापना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर आपसे कह रहा है कि इसका ताप लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। 100 डिग्री चलो मान लेते हैं, हो सकता है अभी, लेकिन आगे क्या कह रहा है? इसका ताप 100 डिग्री से बहुत अधिक होता है। हाँ ये हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम वाले पे हमें जाना है, तो हम 100 वाला क्यों लें, बहुत अधिक वाला आंसर लेंगे। तो ये आप इससे ज्यादा आंसर ये सही है, क्योंकि अभी हम टेम्परेचर एग्जैक्ट मापने तो बैठे नहीं है, हम बस ये फील करते हैं, तुलना कर पाते हैं कि अंदर वाला कम गर्म, उससे ज्यादा गर्म, उससे ज्यादा गर्म। तो जब भी बात आएगी बाहर वाले की, इसने बाह्य वाले का कहा है, ठीक है ना। ये देखिए बाह्यतम क्षेत्र की बात कर रहा है, जो कि नीले कलर की जलती है। तो आपको सबसे हाईएस्ट जो ऑप्शन दिया वही देखना है। कह रहा है 10 डिग्री तो एकदम नहीं लेंगे, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे से ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो गलत प्लीज मत कीजिएगा। ओके नेक्स्ट वन। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है आपसे कोयले का गलत कथन पहचानना है आपको, रॉन्ग वाला। कोयले का कैलोरी मान, ऊष्मीय मान लकड़ी के कैलोरी मान से अधिक होता है, तो ये तो सही बात है। तभी तो आप लोगों को ये सजेस्ट किया जाता है कि अगर चाय बनानी हो, दुकानदारों को कहते हैं लकड़ी मत जलाओ, धुआं ज्यादा निकलेगा, कोयला जलाओ, आंच ज्यादा मिलेगी, धुआं नहीं मिलेगा। तो ये तो प्रैक्टिकल लाइफ से भी आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सही है, तो ये आंसर नहीं है, जो गलत है वो सही है। यहाँ पे देखो कितना बढ़िया बात है, जो गलत है वही सही है। आजकल समाज में कुछ देखोगे ना तो ऐसे ही चल रहा है, गलत लोगों को वाहवाही मिलती है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है बायोगैस का कैलोरिक मान यानी कि ऊष्मीय मान एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक होता है, नहीं एलपीजी का अधिक होता है। यही गलत है, तो यही सही है। वही हमने बताया ना, जो गलत है वो सही है। फिर कह रहे हैं सीएनजी का कैलोरिक मान, ऊष्मीय मान डीजल के कैलोरिक मान से अधिक होता है, सही बात है, तभी तो सीएनजी गाड़ियां चलवाई जाती हैं। फिर कह रहा है केरोसिन का कैलोरिक मान कोयले से
अधिक केरोसिन, हाँ बिल्कुल सही है। लकड़ी से अधिक कोयला, ऐसे देखिए लकड़ी सबसे कम, उससे अच्छा कोयला, उससे अच्छा केरोसिन, उससे अच्छा सीएनजी, उससे अच्छा आप चले जाओ और क्या, सनलाइट ले लो। ठीक है ना, तो आपको आपका आंसर मिल चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है किसी ईंधन के 3.7 केजी को पूर्ण दहन करने पर 1.665 गुणा 10⁸ जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, मानक मात्रकों में इस ईंधन का कैलोरी मान क्या होगा? तो देखिए कैलोरीफिक मान अगर निकालना होता है ना, इसका फार्मूला होता है कि पूर्ण दहन के बाद ऊर्जा ऊपर लिख दो, ऊर्जा की वैल्यू किलो जूल में, किसमें, किलो जूल में, और नीचे क्या हो जाएगा, मास, वजन, इसका वेट आ जाएगा किसमें, केजी में, ये आता है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 1.665 डिवाइडेड बाई कितना, इंटू 10⁸ है, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 3.7। तो देखिए आपको इसको अभी ये 8 में जो है ये किलो जूल में नहीं है, केवल जूल में है। किलो जूल में बदलने के लिए ये सब करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आप किलो जूल या किसी में मत जाओ, बस इतना सिंपल फार्मूला याद रखो। क्या करोगे, ऊर्जा वाली चीज को ऊपर रखोगे, वजन वाली चीज को नीचे रखोगे। अब आप क्या करोगे, 1.665 को 3.7 से काट दो, इसका मतलब सिंपल सा है, इसमें 8 के ऊपर 10 के ऊपर जीरो मारे कुल दिख रहे हैं ढेर सारे ना, तो इसका मतलब कुल मिलाकर के अगर ओवरऑल मैं रफली बात करूं तो ये 1600 के आसपास पहुंच जाएगा, और इसको मैं बात करूं 37 को 40 मान लो, ये 40 के आसपास पहुंच जाएगा। ठीक है ना, तो जब आप इसको काटोगे 40 को, तो ये लगभग 0 से 0 कट गया, 4 चौके 16, ये मतलब 40 के आसपास आंसर आएगा, इससे बड़ा ही आएगा आंसर। 4000 या 40 या 40,000 45,000 इसके पास ही आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसको बढ़ाए हो, जब इसको घटाओगे तो ये वाली वैल्यू आंसर आपका बढ़ता है। देखो मैथ अगर मैं बताऊं, डिनोमिनेटर कम करते जाओ, न्यूमरेटर बढ़ता जाता है। ठीक है ना, इसका मतलब दो चीज तो कंफर्म हो गया, ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये बहुत ज्यादा, इतना नहीं जाएगा, 40 वाली रेंज में होगा, 40 से 50 के ही बीच में आपका आंसर होगा, तो 45,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो वहां पर बैठ करके एक एक चीज कैलकुलेट मत करने लग जाना कि नहीं मैंने पूरा काटना है फिर आंसर करना है, तो मेरे भाई आप लटकोगे। सही देख लेना, क्योंकि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। जो लोग हमसे मैथ भी पढ़ते हैं उनको पता होगा कि कैसे मैं ऑप्शन से चीजें हटाने की कोशिश करता हूं। अगला ऑप्शन देख, सॉरी क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? तो आपको देखना है कौन पेट्रोलियम में नहीं पाया जाता है। बिटुमिन पाया जाता है, स्नेहक तेल पाया जाता है, पैराफिन मोम पाया जाता है, कोक नहीं पाया जाता, ये कोयले का होता है। ठीक है ना, तो वैसे ये मैं होमवर्क देने की सोचा था। और एक चीज आप लोगों से और रिक्वेस्ट करूंगा, बाय द वे देखो जब कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होता है तो एक आधी क्वेश्चन में सिली मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है ना, पर मैं पूरी कोशिश करता हूं कि एक भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी मिस्टेक ना हो, पर गलती से अगर किसी में कोई भी इधर उधर हो जाता है आंसर में, तो प्लीज उसको पहले रिसर्च कर लेना कि हाँ उस पर कितनी दिक्कत है, और उसके बाद आप एक पॉजिटिव वे में कमेंट कर देना कि सर इसको करेक्ट करके, तो मैं उसको पिन कर दूंगा रिसर्च करके कि हाँ सच में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ठीक है ना, क्योंकि हो जाता है कई बार। यहाँ पे देखिए आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ माचिस के निघर्ष पृष्ठ में विद्यमान होता है? तो देखिए माचिस के निघर्षण पृष्ठ में आपका एक तो कांच का चूड़ होता है, दूसरा रेड फास्फोरस होता है, तो पहला ही आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है ना, चलिए अब आपका नया चैप्टर शुरू हो जाता है। आपका इसमें कौन कौन से चैप्टर लेंगे, मेटल, नॉन मेटल और आपका रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए एक चीज मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, आप कोशिश करो कि इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं रिएक्टिविटी सीरीज से। इसमें मैं आपको थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए जो इस रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होंगे वो अपने से नीचे वाले के कंपाउंड से उसको भगा देंगे। कहने का मतलब मेरा ये है, मान लो कॉपर यहाँ है, जिंक यहाँ पे है, जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है, एल्यूमिनियम इन सब से ऊपर है। तो अगर आपको मैं कहूं ये जिंक है प्लस कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है। ठीक है ना, ये ऐसे बना लो। तो जिंक जो है इसको इसके सॉल्यूशन से भगा देगा। क्यों? क्योंकि ये हाई रिएक्टिव है, ये सीरीज में ऊपर आ रहा है, तो ये भगा करके क्या बना देगा आपका ZnSO4 बना लेगा और Cu को अलग बैठा देगा कहीं। ठीक है ना, तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। आपसे ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछेगा, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। चलो मैं थोड़ा याद कराने की कोशिश करता हूं एक ट्रिक के माध्यम से। ठीक है ना, सबसे ऊपर आता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये होता है। इसको ऐसे याद करो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, सॉरी केयरलेस जेब्रा। ठीक है ना, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा।
तो P से आ जाता है आपका पोटेशियम, S से सोडियम, Ca से आपका कैल्शियम आ जाता है, M से मैग्नीशियम आ जाता है, A से आपका एल्यूमिनियम आ जाता है, Car से कार्बन हो जाता है, Z से जिंक हो जाता है। तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, ठीक है ना। इंस्टेड आगे है, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। इंस्टेड के बजाय ये ट्राई करो सीखने की कि कैसे कॉपर और गोल्ड को बचाया जाए। मुझे केयरलेस जेब्रा बोलने से बढ़िया है ये ट्राई करो। मतलब इंस्टेड मतलब आयोडीन, सॉरी आयरन, आई से आयरन है, आयोडीन, फिर टी से आपका टीन आ जाता है, फिर लेड आ जाता है, फिर हाइड्रोजन आ जाता है, फिर कॉपर आ जाता है, फिर सिल्वर आ जाता है, फिर गोल्ड आ जाता है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज प्लीज याद कर लेना, अभी दिखाऊंगा कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये तो याद कर लेना। जिंक जो है, आयरन जो है कॉपर से तो ऊपर है लेकिन जिंक के नीचे है, एल्यूमिनियम इन तीनों से ऊपर है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछा है। वैसे इसमें एक दो और है, कैल्शियम वगैरह भी है लेकिन वो इसमें लिखे नहीं है, तो आप देख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है एक्स और वाई ऐसे तत्व हैं जो वायु के साथ अत्यधिक अभिक्रियाशील हैं, अतः इन्हें केरोसिन में भंडारित किया जाता है। मुझे ये बताओ केरोसिन में किसको रखा जाता है, किस मेटल को? आप कहोगे कि सर सोडियम को रखा जाता है, तो आपके आंसर में सोडियम जरूर होगा। पहले ऑप्शन में देखें तो कह रहा है फास्फोरस और सोडियम, सोडियम तो दे रखा है, ये सल्फर है काट दो, पोटेशियम है, सोडियम और पोटेशियम। अब देखो इसने कहा अत्यधिक रिएक्टिव है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर पोटेशियम था, प्लीज प्लीज वर्ड था ना, तो पोटेशियम था, फास्फोरस हटाओ, तो सोडियम और पोटेशियम आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। इन्हीं को केरोसिन में रख सकते हो आप। नेक्स्ट वन आपका आ जाता है, ये क्वेश्चन है, इसको जरा आप लोग पढ़िए, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं तब तक, ठीक है ना। कोशिश कीजिएगा कि इसका आंसर खुद कर पाओ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आलस मत दीजिए, करिए, ठीक है ना। ट्राई कर लिया आपने, चलिए मैं कराता हूं। इसमें आपसे कह रहा है क्या कि धातु P धातु Q को उसके लवण से विलेय से विस्थापित कर देता है। इसका मतलब P जो है मजबूत है Q से, इतना तो कंफर्म हो गया, कर देती है, परंतु R को उसके लवण से विस्थापित नहीं करने योग्य है। इसका मतलब P जो है R से कमजोर है, इसका मतलब R इधर कहीं होगा, ठीक है। कह रहा है इनमें से सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी होगी, सबसे कम पे आपका Q आ जाएगा, तो Q विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो सिंपल सा आंसर था, आई होप आप मेरे से पहले कर पाए होंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है निम्नलिखित में से उस धातु को चुनिए जो डाइल्यूट H2SO4 से अभिक्रिया करती है परंतु डाइल्यूट HCl से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है ना। H2SO4, अभी देखो हमने आपसे बताया था ना, H2SO4 में क्या आ रहा है आपका, हाइड्रोजन आ रहा है, ठीक है ना, और HCl है, क्या कह रहा है, डाइल्यूट H2SO4 से अभिक्रिया करती है परंतु डाइल्यूट HCl से गर्म करने पर अभिक्रिया नहीं करती है। तो HCl से गर्म करने पे ये अभिक्रिया नहीं करती है, तो हाइड्रोजन से नीचे आपका कॉपर आ रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम नहीं होगा, आयरन नहीं होगा, मैग्नीशियम नहीं होगा, इसका जो करेक्ट आंसर था वो कॉपर है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, कॉपर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो बाकी अगर किसी को डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कॉन्सेप्ट वीडियो को जा करके जरूर देखिएगा। ये क्या है, इसको जरा, अच्छा इस पर मैं कुछ सोल्यूशन भी दिया था आपको, रुकिए, चलो यहाँ आ जाओ। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, एक तत्व एक्स ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक ऑक्साइड बनाता है जिसका विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले को लाल कर देता है, इसका मतलब वो कैसा प्रकृति का होगा, अनील, अम्लीय होगा। निम्नलिखित में से एक्स क्या हो सकता है, तो पहले इसने यही हमसे बोला है, एक्स एक ऑक्सीजन, सर एक तत्व तो एक्स ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना। तो देखो पहली बात तो हमें यह पता चले जो मेटल होते हैं उनका अगर ऑक्साइड होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, जैसे सोडियम हो गया Na, इसका ऑक्साइड क्या होता है, OH अगर आता है NaOH बनता है, ये क्षार होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें यह पता चल गया कि सोडियम इसका आंसर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हमारे आंसर में जो आएगा वो एसिडिक नेचर का होगा। क्यों एसिडिक होगा, क्योंकि इसने बोला ना कि वो क्या काम करता है, नीले लिटमस को लाल करता है, तो अम्ल ही कर सकता है, तो सोडियम आंसर नहीं होगा। हीलियम तो नॉन रिएक्टिव गैस है, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है ना।
उसके बाद कॉपर आ जाता है, कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आ जाता है, तो ये वैसे भी ना इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सल्फर। तो सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके SO2 बनाता है जो कि नेचर में एसिडिक हो जाता है, ठीक है। बाद में ये क्या करता है, उसको विस्थापित कर देता है, ठीक है। मतलब नीले लिटमस को लाल कर देता। अनिल, अनिल वर्ड से याद रखो। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है रिएक्टिविटी सीरीज से। कह रहा है PQ R और S चार धातुएं हैं, ठीक है ना, ज्यादा लंबी वीडियो तो नहीं हो रही है, चलो अभी टाइम है। कह रहा है PQ R S चार धातुओं के संदर्भ में निम्न अवलोकन नोट किए गए। कह रहा है P और S को Q क्रमशः उनके लवड़ी विलयन से विस्थापित कर देता है। P और S को Q हटा देता है, इसका मतलब Q मजबूत है किससे, P और S दोनों से, ठीक है ना। इनके नहीं पता ये आपस में कितने मजबूत है, पर इतना कंफर्म हो गया कि P जो है, यही तो कह रहा है ना, फिर से देख लेता हूं कहीं गलत ना हो। Q डिस्प्लेस P एंड S फ्रॉम दियर रिस्पेक्टिव सॉल्ट, ठीक है, हाँ सही है। तो Q जो है मजबूत सबसे होगा। फिर कह रहे हैं कि S और R को P क्रमशः उनके लवड़ी विलयन से विस्थापित करता है। S को भी और R को भी P क्रमशः, अच्छा इंग्लिश देख, P डिस्प्लेस कर रहा है ना, तो P जो है वो मजबूत होगा S से भी और R से भी, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, तो ये पता चल गया। इसको मैं साफ साफ लिख देता हूं। तो पहला आपका तो Q रहेगा, उसके बाद P है, फिर S और R है, ये हो गया। फिर कह रहे हैं अगले लाइन पढ़िए, कह रहा है केवल R को S उसके लवड़ी विलयन से विस्थापित करता है, केवल R को, मतलब S हटाता है R को, मतलब S मजबूत है R से। तो ये आपका सीरीज आ जाएगा। अब जो पूछ रहा है वो बता दो। कह रहा है द्वितीय सर्वाधिक सक्रिय धातु कौन सी है, सबसे सर्वाधिक Q है, द्वितीय पे P है, तो आपका आंसर आ जाएगा P इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, समझ गए। तो इसको खुद से बनाइएगा, एक क्वेश्चन ऐसा देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। इसमें आपसे कह रहा है कि निम्न को मिलान कीजिए। कह रहा है एक अधातु जो दो रूपों में पाई जाती है, वह कौन सी अधातु है जो दो रूपों में पाई जाती है, तो वो आपकी कार्बन होती है। कार्बन के कई सारे अपर रूप होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड्स और कई सारे अपर रूप उसके पाए जाते हैं, फुलरिन वगैरह, ठीक है ना। तो ए तो आपका मिलान होना चाहिए किसके साथ, 3 के साथ। तो ए 3 के साथ कहाँ है, देखिए A3 यहाँ है, A3 यहाँ है, तो 2 ऑप्शन तो काट ही दो। अच्छा, एक कह रहे हैं एक अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, तो ब्रोमीन होती है। ब्रोमीन अधातु है जो कमरे पे दाब पे द्रव अवस्था में होती है। अगर ये कहता धातु तो मरकरी हो जाती है, ठीक है ना। तो आपका बी जो मिलेगा 4 से, बी 4 से कहां मिल रहा है, यहाँ बी 1 से मिल रहा है, ये भी ऑप्शन कट्टम 0 हो गया आपका। यहाँ बी 4 से मिल रहा है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, एक ही बचा। बाकी अब इसके हिसाब से आप मिलान कर दो। सी को 5 से मिलाना है। सी क्या है, एक धातु जो पीतल तथा कांसे का बना होता है, तो ये कापर होता है, 5 से मिला रहा है ना। डी को 1 से मिला दीजिए। अच्छा देखिए, रोगाणुनाश मतलब पानी में आप लोगों ने देखा होगा क्लोरीन के बॉल डाले जाते हैं, ये साफ करने के लिए काम आता है। एक धातु जो विद्युत लेपन में प्रयुक्त होती है, तो विद्युत लेपन में आपकी जिंक को प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो चुका है। ऐसे ही अपना ऑप्शन को एलिमिनेट करने सीख जाना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है धातु ए धातु बी को उसके लवड़ी विलयन से विस्थापित करती है। सारा देखिए यहां से पूछता है, ये सारे प्रीवियस ईयर है, तो ए मजबूत हो गया बी से। ए धातु बी को उसके लवड़ी विलयन से हटा दिया, तो ए मजबूत हो गया। फिर कह रहा है किंतु सी को उसके लवड़ी विलयन से विस्थापित नहीं कर पाती, इसका मतलब सी से कमजोर है, तो सी मजबूत हो गया। कह रहा है धातु बी धातु डी को उसके लवड़ी विलयन से विस्थापित कर देती है, बी मजबूत हो गया डी से, ठीक है ना। मजबूत होने का मतलब रिएक्टिव में ऊपर हैं, ज्यादा ऐसे मत लेना, मैं इसलिए बोलता हूं कि आपको चीजें याद रह जाएं, ठीक है ना। चलो फिर कह रहा है निम्न में से कौन सा क्रम धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम दर्शाता है। धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम, सबसे मजबूत फिर उससे कम, मतलब डी बी ए सी इस तरह से चलेगा। डी बी नहीं है, बी से शुरू है, दोनों कट गए, डी बी ए सी, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से तो बनाया हूं, बिल्कुल, तो ये भी कट गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला एक क्वेश्चन है, इसमें भी शायद कोई रिएक्शन थी जो लिखी गई है, यहाँ पे मैंने लिख दिया था पहले ही। यहाँ पे आपसे कह रहा है एक तत्व X ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक ऑक्साइड बनाता है जिसका विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है।
विलयन अगर लाल लिटमस को नीला कर रहा है तो मुझे ये बताओ वो विलयन कैसा होगा? क्षारीय प्रवृत्ति का होगा, क्षारीय होगा। और इन्होंने बोला कि वो ऑक्साइड है, तो ऑक्साइड किसके क्षारीय होते हैं? धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, मैंने बताया था ना। तो इसमें देखो सल्फर नहीं है, कार्बन नहीं है, नाइट्रोजन गैस में आ जाता है, आपका मैग्नीशियम बचता है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फार्मूला देख लो, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिएट करोगे, MgO मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा, जो कि प्रकृति में क्षारीय नेचर का होगा। वो क्या करेगा? बेलन वाली ट्रिक अप्लाई करना, लाल को नीला कर देना, ठीक है ना। तो देखिए मेरा टारगेट यही है कि आपको चीजें, अगर कोई केवल ये क्लासेस ही देख करके जाता है जो हमने 4-5 बनाई है हर एक सब्जेक्ट का, तो भी पूरी के पूरे नंबर ला सके, इस तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूं आपको डिलीवर करने की चीजें। अच्छा, क्वेश्चन ऊपर डूब गया क्या? अच्छा, निम्नलिखित की पहचान करिए, आपको पहचानना है। कह रहा है ए क्या कह रहा है? एक अत्यधिक स्नेहक है। तो आपका ए क्या हो सकता है जो सर्वाधिक स्नेहक हो? ठीक है ना। तो देखिए कार्बन एक स्नेहक नहीं होता, बल्कि कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट होता है स्नेहक। स्नेहक का मतलब होता है जिसको रगाने के बाद शिल्प हो जाए, ठीक है ना। जैसे क्रीम हो गया, आपका वो ग्रीस हो गया, ये सब स्नेहक में आते हैं, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे भी कार्बन है, 2 ऑप्शन तो काट ही दो। फास्फोरस होते हैं, दोनों जगह पे दिया है। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि एक धातु जो जल से अभिक्रिया नहीं करती किंतु भाप से अभिक्रिया करती है। तो मुझे एक बात बताना ना, मैं बताऊं, जो कुछ धातुएं होती है ना जो कुछ के किससे क्या करें, एक धातु जो जल से अभिक्रिया नहीं करती, किंतु देखो क्या होता है, जल के 3 रूप होते हैं, कोल्ड वाटर हो जाता है, हॉट वाटर हो जाता है, और उसके भाप से, ठीक है ना। तो कई तरह के होते हैं, कौन किससे अभिक्रिया करेगा वो डिपेंड करता है। जो अधिक हाई रिएक्टिव होता है वो किससे कर लेता है? कोल्ड वाटर से भी कर लेता है, ठीक है ना। और जो कम रिएक्टिव होते हैं वो भाप से ही कर पाते हैं। यहां कह रहा है आपसे कि एक धातु जो जल से अभिक्रिया नहीं करता, जल मतलब नॉर्मल जल से नहीं करता, लेकिन भाप से अभिक्रिया करती है। अच्छा, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये देखिए आपका जिंक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन से नीचे वाले में आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे तो वहां आपको जिंक के बारे में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जिंक हो सकता है आपका। तो सेकंड पे कॉपर दे रखा है, ये काट दीजिए, ठीक है ना। तो ये भी कट गया, आपका एक ही ऑप्शन बचा। फास्फोरस आपका उसके रूप में यूज होता है, ये जिंक हो गया। आगे क्या कह रहा है? एक धातु जो बेकिंग पाउडर में सोडियम आता है, ये सही है। फिर कह रहा है एक अधातु जो पटाखों में प्रयुक्त होता है तो सल्फर प्रयुक्त होता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। तो ये नोट करके चाहे तो लिख लो कॉपी पे कि पटाखों में जो निकलता है, यूज होता है, वो क्या होता है? सल्फर होती है। अच्छा, अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। कह रहा है जिंक एल्यूमिनियम से अधिक सक्रिय है क्या? अब देखिए ये आपको अगर रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो आप कर पाओगे, ठीक है ना। कह रहा है निम्नलिखित का सही कथन चुनना है आपको। यहां से कह रहा है आपसे कि जिंक एल्यूमिनियम से अधिक है, नहीं, एल्यूमिनियम ऊपर था, उसके बाद कुछ और था, फिर Zn था, Cu फिर नीचे था, तो एल्यूमिनियम इन दोनों से ऊपर था। मैं आपको सीरीज बताते टाइम ही बताया था, तो ये गलत हो गया। कह रहा है कॉपर फेरस सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर सकता है क्या? नहीं, आयरन जो होता है कॉपर से ऊपर होता है। आयरन मैंने बताया कॉपर से ऊपर, लेकिन जिंक से नीचे होता है, तो कॉपर से ऊपर होगा, तो ये कैसे हटा देगा? ये काट दो। फिर कह रहा है आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, आयरन इससे ऊपर है। परंतु एल्यूमिनियम सल्फेट से एल्यूमिनियम को विस्थापित नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम ऊपर है और आयरन नीचे है। तो जो बीच में होगा वो ऊपर वाले को नहीं कर पाएगा, लेकिन नीचे वाले को कर देगा। तो ये बिल्कुल सही दे रखा है, आपका सही कथन है। एल्यूमिनियम फेरस सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित नहीं कर सकता, गलत है। नीचे है तो क्यों नहीं कर सकता? काट दो, ठीक है ना। तो कोशिश करना प्लीज वाले ट्रिक से ही चाहे याद कर लेना, जैसे भी आपको सही लगे। अच्छा, अगला देखिए आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है नीचे कुछ पदार्थ एवं प्रयोगशाला में उनके भंडारण की विधियां दी गई हैं। पहला सोडियम धातु, देखिए ये तो बच्चे को भी याद है, सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल। ए जो है आपका 4 से मिल जाएगा। ए 4 से कहाँ पे है? यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। एक ही ऑप्शन अगर आपको याद है तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी बताऊं कि छोड़ दूं? बी आपका 3 से हो जाएगा। फास्फोरस जल में रखा जाता है, ये पूछता है फास्फोरस का स्टोर कहाँ होता है? जल में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की गुटिकाएं ये कहाँ पे रखी जाती हैं? तो सी आपका 3 के साथ हो जाएगा, ठीक है। सी तो हो गया, डी 4 के साथ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पारा जो है डी, अच्छा यहाँ पे ना डी 1 के साथ हो जाता है, ये कांच में रखा जाता है, ठीक है ना। पारे को आप देखते होंगे,
वो लेबल वाले में मशीन में भी कांच में उसका इस्तेमाल होता है पारे का, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी आप मिलान कर सकते हैं। आप कोशिश करना कि आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाना एग्जाम में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है एक पदार्थ M जो चम्मच में गर्म करके तुरंत एक गैस में मर्तबान में रख दिया जाता है। चम्मच में गर्म किया, फिर आपने उसमें एक गैस मर्तबान में रख दिया, ढक दिया। थोड़ी मात्रा में पानी मर्तबान से डाला गया और घोल का नीला लिटमस पेपर से संरक्षित किया गया। कागज का रंग लाल हो गया। इसका मतलब नेचर कैसा है, अनिल से याद कर लो, अम्लीय होगा, नीले से लाल हुआ है। कह रहा पदार्थ M निम्न में से कौन सा हो सकता है। तो अम्लीय है, तो बताओ अम्लीय किसका ऑक्साइड होता है। धातुओं का ऑक्साइड तो अम्लीय नहीं होता है, तो सोडियम नहीं होगा, एल्युमिनियम नहीं होगा, मैग्नीशियम नहीं होगा, क्योंकि ये सारी धातुएं हैं। सल्फर ही होगा, क्योंकि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, धातुओं के तो क्षारीय होते हैं। देखिए NaOH, ठीक है ना। चलो आपके आंसर आपको मिल जा रहे हैं। हो सकता है किसी में अगर थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन में ऊपर नीचे होता है तो प्लीज उसके लिए माफ करना, क्योंकि कई सारे कॉन्सेप्ट एक साथ घूमते हैं। मैं स्पीड में सारा क्वेश्चन कराना चाह रहा हूं आपको। अच्छा, अब देखिए आप लोगों को सामने एक क्वेश्चन आता है रेसे वगैरह से, एक नया चैप्टर है, इसका समझ लो क्या होता है। देखिए रेसे कैसा होता है, फीमेल मौत बोलते हैं इसको, मतलब रेशम का कीड़ा जिसको बोलते हो आप लोग, ठीक है ना। सबसे पहले एग बनते हैं, एग बाद में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लार्वा में, ठीक है ना। इसी लार्वा को वो भी बोला जाता है, कैटरपिलर बोला जाता है, ठीक है ना। कैटरपिलर इंग्लिश में लिख लो, कैटरपिलर। अरे पेन भी नहीं चल रहा है, कैटरपिलर बोला जाता है इसी को, ठीक है ना। और ये प्रोटीन होता है इसमें, ठीक है, ये भी याद रखना। फिर ये किसमें कन्वर्ट होता है, प्यूपा में, ठीक है ना। कोकून जिसको बोलता है, कोकून का धारण कर लेता है, इसके अंदर प्यूपा होता है, ये भी याद रखना, चैप्टर में अच्छे से पढ़ाया है। उसके बाद में प्यूपा कन्वर्ट होकर के चला जाता है एडल्ट मौत, जिसको कि कीट वो उसका किसका बोलते हैं इसको, मौत इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी इसकी क्या होती है, रेशम कीट, ठीक है ना, ये याद रख लेना। इसमें कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए सारा लिखा हुआ, द कैटापिलर चेंज इनटू द प्यूपा इंस्टेड दैट कोकून, ठीक है ना, इनसाइड द कोकून, ठीक है ना। कोकून के अंदर, ये कोकून है बाहर से, ये अंदर वाली चीज प्यूपा में बदल जाती है। तो ये साइकिल याद रहना है। पहले स्टेप में अंडे, दूसरे स्टेप में लार्वा में, तीसरे में कोकून में बदलता है, चौथे में जाकर के एडल्ट होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत क्वेश्चन पूछता है। बाकी डिस्कशन क्वेश्चन में ही करते हैं, आ जाइए। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है ना। इसमें इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन मिसिंग था, तो मैंने खुद से लिख दिया है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अरे ये हाँ, थोड़ा सा नीचे करते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है नीचे दिए गए कथनों को कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है पश्मीना शाल बकरी के बालों से मिलता है। बिल्कुल, पश्मीना शाल जो है ना कश्मीर में मिलता है। आप लोग देखोगे इसका क्वेश्चन KVS PRT में बहुत पूछा जाता है। पश्मीना शाल कश्मीर में एक जनजाति होती है जो इनको पालती है। ये इतने महीन बाल होते हैं, आपका बाल की जो मोटाई है ना उसमें कम से कम 7-8 बाल बन जाते हैं, या अगर डेटा मुझे याद है तो 7-8 ही था, या और ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है ना। कहा जाता है कि पश्मीना शाल अगर अच्छी वाली है तो एक अगर आपकी अंगूठी है उसके अंदर से शाल को इधर से उधर आप क्रॉस कर सकते हो, इतनी सॉफ्ट होती है और गर्म बहुत करती है। तो ये तो सही है। कह रहा है अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो कि खरगोश से प्राप्त होती है, ये भी सही है। ये आपके सारे PRT KVS में बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछता है। कह रहा है ऊंट की ऊन का कारपेट बनाने में उपयोग किया। हाँ, ऊंट के ऊन से कारपेट बनाया जाता है, ये भी सही है। कह रहा है पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होता, नहीं, बकरियों से। पश्मीना गोट होती है, उनका नाम ही है। तो ABC आपका करेक्ट आंसर है, इसलिए इसमें C जोड़ना पड़ा था, क्योंकि C नहीं दिया था उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। कह रहा है वाई कोई मानव निर्मित रेशा है। तो देखिए मानव निर्मित रेशा होने का मतलब है जो उससे पौधे में क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है, उसके माध्यम से निर्मित होता है, जिससे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है। वाई क्या है, तो ये देखो रेयान है। रेयान जो होता है प्राकृतिक रेशा होता है, जो उसी से बनाया जाता है, जो अभी हमने बताया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं नेक्स्ट। सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। अरे ये अगला क्वेश्चन है अभी, हाँ ध्यान से पढ़िए। कह रहा है रेशम कीट के जीवन चक्र। देखिए अभी मैंने 4 स्टेप बताए थे, पहले अंडे होते हैं, फिर लार्वा होता है, तीसरे पे प्यूपा बनता है, लार्वा को कैटरपिलर बोलते हैं, प्यूपा के बाद एडल्ट बनते हैं। तो ये 4 स्टेप मैंने आपको बताया है, तो याद रखना। कह रहा है रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कथन सही नहीं है।
पहला कह रहा है रेशम फाइबर कैटरपिलर द्वारा स्रावित प्रोटीन होता है। मैंने बताया ना कैटरपिलर द्वारा स्रावित प्रोटीन ही होता है, तो ये तो सही है, आंसर नहीं है। कह रहा है रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त होता है, ये भी सही है, तो ये आंसर नहीं है। फिर कह रहा है रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहा जाता है, ये सही बात है, लार्वा का दूसरा नाम कैटरपिलर ही है, ये सही है, तो ये भी आंसर नहीं है। कह रहा है प्यूपा कोशित विकसित होकर कैटरपिलर बनता है, उल्टा दे दिया। प्यूपा जो होता है बाद में बनता है, कैटरपिलर पहले बनता है, तो कैटरपिलर बाद में प्यूपा बनता है, इसने उल्टा लिखा है, तो ये गलत है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, काफी टाइम हो रखा है लग रहा है, 5 बजे का, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अभिकथन और कारक का है। कह रहा है रेशम के कीड़े को बाहर निकालने से रोकने पर, रेशम के कीड़े को बाहर निकालने से रोकने और रेशम को कृमि कोष के रूप में लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कुचलने की विधि अपनाई जाती है। बिल्कुल, इसमें क्या होता है, जो कीट होते हैं उसको मार दिया जाता है ताकि ज़्यादा दिन तक उसके जो रेशे होते हैं उसको रखा जा सके कृत्रिम तरीके से। तो अभिकथन तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं कृमि कोष से रेशे के कीड़े के बाहर निकालने के उपरांत जो रेशम इकट्ठा किया जाता है वह अहिंसा रेशा होता है, ठीक है ना, कोकून रेशा होता है, ठीक है। स्किल माउथ, अच्छा, इमर्जिंग फ्रॉम द कोकून, ठीक है, ये दे रखा है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये भी सही बात दे रखा है। लेकिन मुझे बताओ इन दोनों में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या? यहाँ अलग की बात करी है संरक्षण की, यहाँ कुछ अलग बनाने की बात करी है। दोनों अपने आप में सही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है आर, तो ए और सही सत्य एक्सप्लेनेशन कर रहा है, ये नहीं है। यहाँ कह रहा है कि दोनों सत्य हैं लेकिन जो ए है आर की एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है, ठीक है ना। और ये सारे गलत हो गए, तो आपको आपका आंसर मिल चुका है। हम बढ़ चलते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा एक एक क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है कि वयस्क रेशम के कीट का जीवन चक्र बहुत ही छोटा होता है, जिसके दौरान एक चीज ध्यान रखना, पहले स्टेप होता है, फिर अंडे होते हैं, फिर आपका लार्वा यहाँ पे बन जाता है, लार्वा के बाद प्यूपा बनता है, प्यूपा के बाद एडल्ट बनते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान रखना, इनकी जो आंख होती है वो खुलती नहीं, माउथ नहीं खुलता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है ना, वो कार्यात्मक रूप से एक्टिव नहीं होते हैं। यहाँ कह रहा है अपने छेद करने वाले और चूसने वाले मुंह के भागों से पौधे का रस ग्रहण करते नहीं, इनका मुंह का भाग खुला नहीं रहता है, तो ये उससे रस ग्रहण नहीं करते हैं, तो ये गलत है। यही तो पूछा है ना, वयस्क रेशम के कीटे का जीवन चक्र बहुत छोटा होता है, ये गलत बात है। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि अपने काटने और चबाने वाले मुंह के भाग से शहतूत की पत्तियों से भोजन ग्रहण करता है। एक सेकंड में थोड़ा सा ऊपर करूं, अडल्ट, अच्छा, सिल्क माउथ हैज़ द वेरी शॉर्टेस्ट लाइफ टाइम ड्यूरिंग द विच डे, ठीक है, नहीं, ये भी काम नहीं करता है। फिर कह रहा है कि मकरंद से भोजन ग्रहण करता है, जब उसका मुंह ही नहीं खिला तो मकरंद से भोजन कैसे करेगा। यहाँ कह रहा है मुंह में कायात्मक भाग ना होने के कारण भोजन ग्रहण नहीं कर पाता, ये बिल्कुल सही है, तो वो भोजन ग्रहण नहीं कर पाता, इसलिए उसकी लाइफ बहुत छोटी होती है, तो कुछ दिन के अंदर ही वो मर जाता है, ठीक है ना। तो यही इसका रीजन होता है, बस केवल लार्वा छोड़ता है और भोजन ग्रहण कर ही नहीं पाता है। तो इसमें हर तीनों ऑप्शन में उसने भोजन ग्रहण की बात करी है, जो कि गलत है, एक ही ऑप्शन जो है सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये तो बहुत आसान सा फैक्ट है, याद कर लो। कह रहा है कि कैटरपिलर जिस पदार्थ के बने रेशे का स्राव करते हैं वह है प्रोटीन होता है वो, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, एक नया चैप्टर आ जाता है, ठीक है, रेशे के बाद वाला, पॉलिएस्टर वगैरह जिसमें है। कह रहा है बहुलक दे रखे हैं और इनके उपयोग दे रखे हैं, बहुलक और उपयोग दे रखा है। कह रहा है ए एक बहुलक है, ठीक है ना, जो नाजुक वस्तुओं की पैकेजिंग में भराव सामग्री की तरह उपयोग में लिया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, बी जो है कह रहा है कि विद्युत तारों में बाहरी विद्युत रोधी परत प्रयुक्त होता है, ठीक है ना, तो बी आपका पीवीसी हो जाता है, ये पीवीसी होता है जिसका इस्तेमाल करता है बाहर कवर बनाने के लिए वायर्स वगैरह के। सी आपका जो है कह रहा है विद्युत उपकरण निर्माण के लिए प्रयुक्त, प्लास वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, जिसको बैकेलाइट बोला जाता है, तो सी आपका बैकेलाइट हो जाएगा, ठीक है ना, बैकेलाइट। डी कह रहा है बोतलों तथा जारों के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है, बोतल तथा जारों में पॉलिएस्टर इस्तेमाल होता है, पॉलिएस्टर, ठीक है ना, तो ये पॉलिएस्टर हो जाएगा। तो ए आपका हो जाएगा पॉलिस्टीरीन बोलते हैं, पॉलिस्टेराइन बोलते हैं, ठीक है ना,
तो इस हिसाब से अगर हम अपना ऑप्शन मैच करें, देखिए पॉलिस्टर ए हो गया, यहाँ पे क्या है मेलेमाइन नहीं होगा, ये काट दिया। डी, डी हमारा क्या आना चाहिए, बोतलों को निर्माण करने के लिए ये होता है पॉलिएस्टर होता है। तो पॉलिएस्टर देखिए कहाँ पे दे रखा है, डी। पीवीसी नहीं है, डी फार्मिक नहीं, डी यहाँ पे पॉलिएस्टर है, ठीक है। तो सी क्या है, बेकेलाइट होना चाहिए, सी बेकेलाइट है। और ए क्या है, पॉलिएस्टर। अच्छा सी, यहाँ पे डी कहाँ गया, डी पॉलिएस्टर हो गया। सी फार्मिका दे रखा है, ये गलत हो गया, सी को कुछ और दे रखा है, इंग्लिश वाले पे फोकस करना। पॉलिएस्टर, पीवीसी, बेकेलाइट और पॉलीस्टीरीन है, पहला पॉलीस्टीरीन, लास्ट में डी को देखिए पॉलिएस्टर दे रखा है, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो ये देखिए चैप्टर में जाके आप लोग शॉर्ट नोट्स बना लेना, बल्कि मैं इसकी पीडीएफ आप लोगों को अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। ये थ्योरी है, इनको आप फैक्ट है, इनको याद ही रखना होता है, अगर भूल जाओगे तो इसमें दिमाग काम नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, एक्स कोई संश्लेषित रेशा है, यानी कि फाइबर है जो ऊन से मिलता जुलता है, इसका उपयोग शॉल, स्वेटर और कंबल बनाने में किया जाता है, एक्स का नाम क्या होगा, मुझे बताओ। तो लाइनॉन तो कपड़े बनते हैं, रेयान नहीं है, पॉलिस्टर नहीं है, इसका एक्रिलिन बोलते हैं इसको, ठीक है ना, एक्रिलिक बोला जाता है, तो ये याद रख लेना। अगला चैप्टर आ जाता है जो कि थोड़ा सा ओजोन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन, आपको केमिस्ट्री के पार्ट में ही मैंने ले लिया है, यहाँ से बनते हैं, इसके बारे में बता देता हूँ। ओजोन क्या हो देता है, ऑक्सीजन प्लस O2 क्रिया करके O3 बनाते हैं, ओजोन का ये रिएक्शन होती है, ठीक है ना। ओजोन क्या करता है, एक पृथ्वी के चारों तरफ बाहरी आवरण होता है जिससे हमें विकिरण से, जो अल्ट्रावायलेट किरण आती है सूर्य से, उससे रक्षा करता है रेडिएशन से, ठीक है ना। ओजोन आजकल क्या हो रहा है, बहुत अधिक गैसों का इस्तेमाल वजह से ओजोन छिद्र हो रहा है, यहाँ पे छेद हो रहा है, ठीक है ना, ये हानिकारक है हम लोगों के लिए। तो देखिए ओजोन की लेयर है, उसके बाद एटमॉस्फेयर आ जाता है, फिर अर्थ आ जाती है, तो ये इसका काम होता है। अब इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देख लिया जाए। अच्छा एक थ्योरी और है, ठीक है ना, ये किस चीज़ की थ्योरी है, अच्छा ये उसकी बात कर रहा है, सोलर रेडिएशन की बात कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है ना, ह्यूमन इनहांस ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो मानवों ने ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी बढ़ा रखा है, हम लोगों ने क्या कर रखा है, आजकल गर्मी ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्या बहुत सारी गैसेस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, मोर हीट एस्केप इनटू स्पेस। जब नेचुरल तरीके से ग्रीन हाउस था तो ज़्यादा से ज़्यादा पृथ्वी की गर्मी ऊपर चली जाती थी, यहाँ पे लेस हीट एस्केप इनटू स्पेस, खाली स्थानों पे हीट नहीं जा पाती है, तो धरती की जो वो ग्लोबल वार्मिंग इसी को कहते हैं, इसका जो है वाष्प वो ताप जो है बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा था। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे बनता है, देखिए उड़ते ऐसे वैसे भटकते हुए टॉपिक हैं, तो इसलिए इनका कहीं चैप्टर नहीं था, तो मैं ऐसे ही ले रखा हूँ, इसको मैं आपको डिटेल में इनके क्वेश्चन डिस्कस करूंगा बस। अर्थक्वेक के बारे में, भूकंप क्या होता है, देखिए पृथ्वी के अंदर जब टेक्टोनिक प्लेटें जो होती हैं वो फिसलती हैं तो भूकंप की लहरें उठती हैं, ठीक है ना। जहाँ से लहर शुरुआत होती है उसे एपिसेंटर बोला जाता है, ठीक है ना। बीच में उसके नीचे, अर्थ के नीचे फोकस पॉइंट होता है वो, ठीक है। और क्यों होता है, ये प्लेटों का मूवमेंट होता है, जो प्लेट्स होती हैं वो चटकती हैं, ठीक है ना, सलगती हैं, ठीक है ना। अच्छा ये समझ गए, तो ये आपको बेसिक सी चीज़ें पता होगी, बाकी चीज़ें हम क्वेश्चन में ही समझ लेंगे। और देखिए जब ये इसका रेंज काफ़ी हो जाता है तो उसे बोलते हैं हम लोग सुनामी आ जाती है, तो वो सब क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपका बनता है एसिड रेन से। एसिड रेन देखिए सिंपल वे में अगर देखा जाए, जो समुद्र से जल एवेपोरेट होकर के बादल बनाता है, बादल फिर बरसण का काम करते थे, ठीक है। लेकिन स्थल एरिया में क्या होता है, हमने इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा रखी हैं जिससे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस बादलों में जाके मिल जा रहे हैं, और बादलों से ये रिएक्शन करके H2SO4 और HNO3 जैसी गैसें बना करके पॉल्यूटेड होकर के ये बारिश करते हैं, जो कि एसिड का काम करती हैं, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि एसिड रेन की वजह से जो संगमरमर है अपना आगरा का ताजमहल, वो भी नुकसान हो रहा था, क्षति हो रहा था, ठीक है ना। तो देखिए गला तो मेरा दर्द करने लग गया, आगे भी थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, हिम्मत नहीं हारेंगे। मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ, आप क्वेश्चन पढ़िए तब तक। आ जाओ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय भौतिक परिवर्तनों के समाविष्ट है। देखिए केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस की बात होती है, तो इस पर कुछ अंतर मैं बता देता हूँ, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में अवस्था केवल परिवर्तित होती है, कुछ नया नहीं बनता, इसमें न्यू सब्सटेंस बनता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, रासायनिक में नई चीज़ें बनती हैं।
जो रासायनिक क्रियाएं होती है अनुत्क्रमणीय होती हैं, ये दोनों होती है, उत्क्रमणीय भी होती है, अनुत्क्रमणीय भी होती हैं। जैसे पानी बॉयल होकर के वापस उसी में आ जाता है, अवस्था चेंज हुई, या तो बर्फ बनता है फिर उसी में आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन कागज फाड़ दोगे तो वो अनुत्क्रमणीय हो गया, वो वापस अपने आप नहीं जुड़ता है, लेकिन बर्फ अपने आप पिघल जाती है। तो फिजिकल चेंज में दोनों आता है, केमिकल में केवल अनुत्क्रमणीय आता है। यहाँ हमसे पूछा नीचे दिए गए कथनों समुच्चय में से कौन सा भौतिक है, केवल उसका समुच्चय पकड़ना है। कागज का टुकड़ा भौतिक है, केक पकाना ये केमिकल हो जाता है, कट गया। पानी उबालना भौतिक है, भोजन पकाना रासायनिक है। कागज जलाना, दूध की से दही बनना ये रासायनिक हो गया। कागज टूटना, कांच का टूटना, गेहूं पीसना, पानी उबालना ये सब किस में आते हैं, आपके भौतिक में आते हैं। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा आंसर है, सिंपल से जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अगला कह रहा है यदि पानी में नमक मिला दिया जाए तो पानी के क्वथनांक और हिमांक बिंदु पर क्रमशः क्या असर पड़ेगा। आपसे कई बार क्वेश्चन फिजिक्स पार्ट में ऐसे पूछ लेता है, एक द्रव है जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट 102 डिग्री है, आप इससे क्या समझते हैं। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ लवण मिला हुआ है, ठीक है ना। क्या मिला हुआ है, लवण मिला हुआ है, यानी कि साल्ट मिला हुआ है, कुछ इम्प्योरिटी मिली हुई है, तभी इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से बढ़ गया है। और जब कभी भी इम्प्योरिटी की वजह से बॉइलिंग पॉइंट 100 से बढ़ता है तो ऑटोमेटिक फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 0 से नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि मिलाया जाता है, क्वथनांक और हिमांक क्रमशः क्या होंगे। क्वथनांक बढ़ेगा, हिमांक घटेगा, दोनों बढ़ेंगे नहीं। कह रहे हैं क्वथनांक बढ़ जाएगा किंतु हिमांक बिंदु घट जाएगा, बिल्कुल सही बात है। हिमांक बिंदु बढ़ जाएगा किंतु क्वथनांक घट जाएगा, नहीं, ये दोनों गलत है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आपसे कह रहा है कि वर्षा के उपरांत अशुद्धियां और निलंबित कण नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, और निम्न में से कौन सा प्रक्रम इसके लिए उत्तरदायी है। तो देखिए आपको एक सेडिमेंटेशन पढ़ाया जाता है, ये सेपरेशन चैप्टर में होता है, अलग करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर किसी घोल में मान लो मिट्टी वगैरह मिली हुई है, कोई सॉलिड पदार्थ है, घोल को ऐसे आस्वादन विधि में अगर नीचे बैठ जाता है, यहाँ पे आकर के सॉलिड चीज़ें बैठ जाती हैं जो गल नहीं सकती हैं, ठीक है ना। तो पानी ऊपर तैरने लग जाता है। तो कभी कभी कीचड़ वाली मिट्टी भी ऐसे काम को देती है, तो इससे बोलते हैं आस्वादन, सेडिमेंटेशन, क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोडिंग पता है, भरण क्या होता है, संघनन क्या होता है। संघनन भी आपको पता है, जब वाष्प संघनित होकर के बादल की बूंदें ले लेते हैं, आसवन वगैरह सब आपको पता होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नाउ आई एम फीलिंग टायर्ड वेरी मच, ठीक है, बार मैं पढ़ा देता हूँ आप लोगों को, मेरा गला भी काम नहीं कर रहा है ऐसा लग रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। फिर कह रहा है रासायनिक परिवर्तन प्रायः अनुत्क्रमणीय होते हैं, बिल्कुल सही बात है। रासायनिक जो होते हैं, केमिकल चेंजेस जो होते हैं इरिवर्सिबल होती है, ये तो सही है। कह रहा है भौतिक परिवर्तन में सर्वदा अवस्था में परिवर्तन होता है, गलत है। हमेशा अवस्था में परिवर्तन होना ही नहीं होता, पानी बॉयल हुआ अवस्था थोड़ी परिवर्तित हुई है, ठीक है ना। तो ये आपका स्टेट चेंज हो गया, ये गलत हो गया, ए सही हो गया। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज बी इज फॉल्स, आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे आंसर, जल्दी से खत्म करते हैं इनको। अगले पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आपसे कह रहा है कि देखिए रासायनिक अभिक्रिया ए प्लस बी से सी बन रहा है। ए, बी और सी की प्रकृति के विषय में आप निश्चित से रूप से क्या कह सकते हैं। मुझे ये बताओ, ए प्लस बी से क्या बना रहा है, सी बना रहा है। आपको ये पता है ए आपका एलिमेंट हो सकता है, बी भी एलिमेंट हो सकता है, लेकिन आफ्टर ये देखो, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं रिएक्शन में। तो प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, यौगिक फॉर्म ही होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ मिलके ही बना होगा, वो इनके मिलन से ही तो बना होगा, इसलिए हमेशा ये यौगिक होगा। लेकिन ए और बी यौगिक भी हो सकते हैं, एलिमेंट भी हो सकते हैं। जैसे मान लो H2O को किसी से रिएक्शन कराया जाए तो ये यौगिक का रिएक्शन हो रहा है, केवल H का रिएक्शन कराया जाए तो ए और बी क्या क्या हो सकते हैं, प्योर एलिमेंट भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं, लेकिन सी आपका यौगिक ही होगा, कंपाउंड ही होगा, ठीक है। तो यहां आपसे कह रहे हैं ए एंड बी आर एलिमेंट्स एंड सी इज कंपाउंड। सी कंपाउंड की बात तो सही हुआ, लेकिन ए बी को केवल एलिमेंट कहना उचित नहीं है, हो सकता है वो कंपाउंड भी हो। रिएक्शन में जरूरी नहीं होता कि रिएक्टेंट केवल यही हो, तो ये ऑप्शन कट गया आपका। फिर आपसे कह रहा है कि ए एंड बी आर कंपाउंड एंड सी इज मिक्सचर, नहीं, क्या मिक्सचर नहीं, कह रहा है ए और बी यौगिक या तत्व हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। और सी एक तत्व, सी का भी तत्व हो सकता है क्या, प्रोडक्ट रिएक्शन के बाद कुछ बनेगा तो कुछ ना कुछ मिक्सचर हो चुका होगा, उसको कुछ बन चुका होगा, कंपाउंड हो चुका होगा, तो ये कट गया। यहां कह रहा है ए और बी मे बी एलिमेंट, हाँ हो सकता है कि मे बी एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, तो ए और बी हमने बोला या तो एलिमेंट होंगे या कंपाउंड होंगे, लेकिन
सी इज कंपाउंड, कंपल्सरी है, तो ये आपका सही आंसर हो गया। ठीक है ना, आई होप आप चीजें समझ पाए होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज्यादा स्पीड चल रहा हूं। देखो अगले क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि दूधिया मैग्नीशियम लेना अति अम्लता का एक प्रभावशाली उपचार है, इस प्रक्रिया में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। पहली बात तो ये समझो, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। जब आप सोचो, जब हमारे पेट में एसिडिटी बनती है तो हमें कहा जाता है कि वो क्या, इनो पी लो। इनो कैसा होता है नेचर में, क्षारीय प्रकृति का होता है, तो हमारे अंदर जो एसिड बन रहा है अत्यधिक मात्रा में, वो जाकर के उसे न्यूट्रल कर देता है। ठीक है ना, तो वो न्यूट्रल, पहली बात तो ये पता चल गया कि ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। ठीक है ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया ओनली नहीं, ओनली अब केवल एकल विस्थापन नहीं, कुछ भी हो सकता है। न्यूट्रलाइजेशन तो 100% होगा, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं, उदासीनीकरण यहाँ दे रखा है, ना द्विविस्थापन ना ही नहीं, कोई तो कोई है ही, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है ये देखते हैं। जैसे देखिए हमने मान लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये MgOH का होल ट्वाइस है, ये आपने पी लिया, ठीक है अंदर, और आपके पास HCl पहले से पेट में था, ये रिएक्ट करके ये देखो मैग्नीशियम इसको विस्थापित करके खुद जुड़ गया वहां पे, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, और हाइड्रोजन यहां विस्थापित होकर के जुड़ गया, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। लेकिन आपका सॉरी, यहाँ पे दोनों जगह डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, बिल्कुल सही है, लेकिन ये न्यूट्रलाइजेशन ही हुआ। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि तभी तो जाकर के पेट की जो एसिडिटी है वो शांत होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा बोथ डबल डिस्प्लेसमेंट एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए होंगे। इससे ज्यादा अगर एक्सप्लेनेशन देखना है तो चैनल पे विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट को एक एक क्वेश्चन को मैंने डिटेल में रिएक्शन वगैरह समझाया है। ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ये मैंने आप लोगों को माइंड मैप वाली क्लास में भी रख रखा है। ठीक है, इसमें कह रहा है जंग लगने से लोहे की एक कील के भार में क्या असर पड़ता है। तो देखिए पहले अगर लोहा है उसका कुछ वेट होगा, जंग लगेगा तो एक परत और चढ़ जाती है, तो वेट बढ़ जाता है। ठीक है ना, वह बढ़ जाता है, तो पहला ही ऑप्शन सही है, सिंपल सा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, कह रहा है सभी भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती होते हैं, ऑल फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। नहीं, मैंने बताया ना कुछ इरिवर्सिबल भी होते हैं भौतिक, लेकिन सभी रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय इरिवर्सिबल होती है, ये सही है। तो ए गलत है, ये सही है, केवल बी सही है। सही तो पूछा ना सत्य कथन, तो बी सही है। ठीक है ना, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। अच्छा देखो, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसमें क्या होता है अपकेंद्रण होता है। आपने देखा होगा घर में जब मट्ठा को ऐसे मथा जाता है तो हल्की चीजें जैसे मक्खन हो गया ये दूर चली जाती हैं। ठीक है ना, तो इसको पूछ रहा है इसमें क्या होगा। कह रहा है किसी डेयरी संयंत्र में स्वच्छ मक्खन यानी कि घी बनाने की निम्न निश्चित चरण दिए हुए हैं। कह रहा है दूध पाश्चुकृत किया जाता है। जब दूध पाश्चुकृत किया गया है इसका मतलब दूध से कुछ और थोड़ी ना बन गया है, तो अभी भी दूध, इसका मतलब ये फिजिकल चेंजेस का उदाहरण है। फिर कह रहे हैं फिर दूध से दही बन गया, इसका मतलब दूध से दही बनना ये केमिकल चेंजेस हो गया। फिर कह रहे हैं दही को अपकेंद्रण में विलो कर मक्खन निकाल लिया गया, तो दही से केवल मक्खन ही तो निकाला, अवस्था परिवर्तित कुछ नया नहीं बनाती, ये फिर से फिजिकल चेंजेस हो गया। ऐसे इसको पी से लिख लेते, पीएच से। तो ए आपका फिजिकल है, बी जो है केमिकल चेंजेस है। तो यहाँ पे देखिए फिजिकल है, ACDE केमिकल है, ये काट दो। सी केमिकल नहीं है, सी फिजिकल है, तो काट दो। फिर कह रहे हैं कि ए बी भौतिक है, बी तो रासायनिक क्रिया है, काट दो। कह रहा है ए बी सी, बी को भौतिक में क्यों ले रहे हैं ये, तो बी तो भौतिक ही है ना। फिर दूध से दही जमता है, तो ये कट गया। ठीक है ना, ये नहीं आएगा इसमें, तो एक है, तीनों ऑप्शन वैसे ही कट गए, एक ही बचा आपका, बाकी भी आप देख लेते हैं। कह रहे हैं मक्खन को गर्म करके स्वच्छ मक्खन घी प्राप्त किया जाता है, तो डी क्या हो जाएगा आपका बताइए। डी तो रासायनिक हो गया। कह रहा है छाछ का पैक किया जाता है, फिल्टरिंग एंड पैक। अच्छा बताओ, छाछ को केवल पैक करना है तो भौतिक परिवर्तन हो गया, फिजिकल चेंजेस हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए आपका जो आ जाएगा, मैं लिख देता हूं, फिजिकल में कौन कौन आ जाएंगे आपका, ए सी और ई, ACE फिजिकल। देखिए फिजिकल में ACE आ गया आपका, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, बचे हुए केमिकल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहचानना भी आना चाहिए, आपसे पेपर में पूछेगा इस तरीके का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
ये देखिए सिंपल सा ओजोन परत से रिलेटेड आ गया, ये मैंने बता रखा है। कह रहा है ओजोन के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि ओजोन वायुमंडल में उच्चतर स्तर पर ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणों की क्रिया से बनती है। हाँ बनती है, तो ये तो सही है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है आपसे कि यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है, ये भी करती है, सही है। कह रहा है ओजोन ऑक्सीजन से भिन्न नहीं है। भिन्न है भैया, ऑक्सीजन तो O2 होती है, ओजोन तो O3 होती है, तो अलग ही तो है, ये गलत है। फिर कह रहा है ओजोन का ऑक्सीजन में अपक्षिक होना, अपक्षरित होना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, गलत है, रासायनिक है, ये गलत हो गया। तो आपके जो सही है कथन है ओजोन को लेकर के 1-2 कहाँ रखा, ये रखा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट वन क्वेश्चन। कह रहा है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तनों का समुच्चय है, केमिकल चेंजेस कहाँ कहाँ हो रहा है। दूध में चीनी मिलाना ये रासायनिक नहीं होता है, ठीक है ना। दूध से दही बनना ये केमिकल चेंजेस है, तो आपके आंसर में 2 आना चाहिए, ये हो सकता है, ये हो सकता है, यहाँ नहीं आया 2, यहाँ नहीं आया, 2 ऑप्शन तो कट गए। फिर कह रहा है कि दूध से पनीर बनना, दूध से पनीर ये भी कुछ नया पदार्थ बना है, तो 3 भी आना चाहिए आपके आंसर में, तो 2-3 वाला आंसर हो जाएगा, तो ये भी कट गया। दही से लस्सी बनाना फिजिकल चेंज है, ठीक है। तो सिंपल से क्वेश्चन है, ये सब तो कर सकते थे आप भी। अच्छा ये देखिए सिंपल सा डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है किसी इमारत के तड़ित चालक क्यों लगाया जाता है। आप लोगों ने देखते होंगे आपके जब घर बनते हैं ना, तो घर कैसे बनता है, ये घर बनता है ना, घर के ऊपर आप देखेंगे इस तरह से लोहे की छड़ निकाल दी जाती है और उसको नीचे ला करके एक प्लेट गाड़ दी जाती है। क्यों, कभी कभी अगर आसमानी बिजली कड़कती है तो उसके इलेक्ट्रॉन जो है सीधा अर्थ में चले जाते हैं, इसलिए लगाया जाता है, ठीक है। कह रहे हैं यह तड़ित बिजली को इमारत पर गिरने से पहले ही विकर्षित कर देगा, नहीं, गिरने से पहले कभी नहीं कर सकता। कह रहा है यह बिजली को उस क्षेत्र में पूर्वालोकन गिरा देता है जहां कोई इमारत ना हो, ऐसा नहीं करता है, ये बिजली को हटा थोड़ी पाएगा। कह रहा है बिजली की इमारत से टकराने पर उत्पन्न आवेश, इलेक्ट्रॉन, आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन को या भूमि के संवहित भूमि में ले जाकर डाल देता है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आप लोग भी जब बड़े हो जाना, मतलब बड़े तो हो गए हैं, जब घर और खुद से बनवाना पैसे कमा करके ना, तो उस पे ऊपर लोहे की रॉड लगा देना, ताकि जो है ना बिजली की चीजें जो है कभी चमके तो इलेक्ट्रॉन वगैरह नीचे चले जाए, तो घर टूटता उठता नहीं है। आगे कह रहे हैं कि एलपीजी एक द्रव पदार्थ के रूप में होती है, ठीक है, एलपीजी द्रव पदार्थ के रूप में होती है। पहला कह रहे हैं ए, सिलेंडर से निकलते हुए वह गैस बन जाती है। तो बताओ द्रव से गैस केवल बन गई, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में गया, तो ये तो भौतिक परिवर्तन हुआ ना, केवल स्टेट बदला है। फिर कह रहे हैं बी, इसको जलाकर उष्मा पैदा की गई, जब आपने जला करके नई चीज बना दिया तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक है ना। तो ए आपका फिजिकल चेंज है, बी केमिकल चेंज है। मैं थोड़ा स्पीड में करा रहा हूं, ठीक है। निम्न में से कौन सा सही है। कह रहे हैं एक ए जो है भौतिक परिवर्तन है, बी रासायनिक है, बिल्कुल सही बात है। ए भौतिक है, बी रासायनिक है, ये सही है। ए रासायनिक है काट दो, आगे कोई सही नहीं है, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा रोक करके वीडियो। अगला क्वेश्चन ये रहा। यहां पे देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से अभिकेंद्रण द्वारा पृथक की विधि का अनुप्रयोग नहीं है। अभिकेंद्रण मतलब नहीं, अभिकेंद्रण नहीं, अपकेंद्रण होता है, ये अपकेंद्रण होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब होता है अपकेंद्रण, केंद्र से बाहर की ओर। जब आप मत्था ऐसे चलाया जाता है ना, तो केंद्र के बाहर निकलता है वो, ठीक है ना। तो कह रहा है इसमें से कौन सा नहीं है। कपड़े धोने की मशीन अपकेंद्रण पे काम करती है, सही है, आंसर नहीं होगा। दूध से मक्खन क्रीम निकालना, ये भी अपकेंद्रण पे है, गलत है। खाद्य पदार्थों में मिलावट से अलग करना, मिलावट से अलग करना, सेपरेशन ऑफ फूड आइटम, ये गलत है, तो यही सही आंसर हो जाएगा, इससे कोई रिलेटेड नहीं काम करता। प्रयोगशाला में निदान सूचक परीक्षण, ये भी सही है, तो ये आंसर नहीं है, ठीक है ना। कौन सा काम नहीं किया जाता, तो भोजन परीक्षण वाला ये नहीं किया जाता, मिलावट नहीं चेक कर सकते उससे। जल्दी जल्दी चलिए आगे, अगला क्वेश्चन। यहां पे आप देखिए क्या कहना चाह रहा है आपसे। निम्न तालिका में कौन सी पंक्ति अवस्था परिवर्तन का प्रक्रिया के पदों के साथ क्रमशः सही मिलान करती हैं। क्रमशः सही मिलान कौन से करते हैं, अवस्था परिवर्तन। देखिए गैस से तरल बदलना, जब गैस होता है फिर तरल बदलता है, तो इस विधि को संघनन कहा जाता है। आप देखते होंगे ना, बादलें जो होते हैं गैसियस फॉर्म में होते हैं, संघनित होकर बादल बनाते हैं, तो फिर बूंद बनती है, तो कंडेंसेशन, ये तो सही आंसर हो सकता है। कह रहा है तरल से ठोस, मेल्ट होना, भैया अगर आप पानी को बर्फ बनाओगे तो मेल्ट नहीं, फ्रीज करोगे, तो ये तो नहीं होगा, ये ऑप्शन तो कट गया, 1 तो हो नहीं सकता आपका आंसर, तो एक ऑप्शन तो कट गया। अगला देखते हैं। कह रहा है गैस से तरल संघनन, ये सही है।
कह रहा है तरल से ठोस जमना सही है, कह रहा है ठोस से तरल पिघलना ये भी सही है। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसी तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। आई थिंक समझ रहे होंगे क्वेश्चन, पर मैं क्वेश्चनों पे कम टाइम दे रहा हूँ, इसके पीछे वजह है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कम टाइम में हम ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराना चाहते हैं हमेशा। कह रहे किसी रासायनिक अभिक्रिया में निहित पदार्थों के निम्न पहलुओं को देखिए। कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें निहित पदार्थ के निम्न पहलू देखिए। क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन पहले से दे रखी है, क्या है देखते हैं। इसमें आपसे कह रहा है कि सभी पदार्थों की भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल सब्सटेंसेस, कह रहा है उपरोक्त में से क्या रासायनिक अभिक्रिया होने के पूर्व एवं उपरांत एक समान रहता है। क्या समान रहता है बताओ। कह रहा है सभी पदार्थों के भौतिक अवस्थाएं चेंज समान रहती हैं क्या? नहीं, रासायनिक अभिक्रिया में जैसे HCl है ये कुछ और बन जाएगा। अब ये लिक्विड फॉर्म में था, यहाँ तो भौतिक अवस्था नमक तो सॉलिड हो जाता है, इसलिए ये रिएक्शन मैंने लिखा था। भौतिक अवस्थाएं समान नहीं होती है, तो ये काट दो, ठीक है ना। अच्छा, तो अगला क्या कह रहा है। कह रहा है सभी पदार्थों के अणुओं की संख्या भी समान नहीं बचती है। रिएक्शन के पहले कुछ और होती है, बाद में कुछ और हो जाती है। फिर कह रहा है नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच सब्सटेंस, हाँ नंबर ऑफ एटम समान रहते हैं, इसी को बोला जाता है बैलेंस रिएक्शन। एटम को ही तो समान करते हो, आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा कि इक्वेशन बैलेंस करना, उसमें एटम को ही बराबर किया जाता है। तो ये आपके आंसर में आएगा। कह रहा है सम ऑफ मास ऑफ ऑल एटम ऑफ सब्सटेंसेस, सभी पदार्थों के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान ये भी समान रहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है कि अभिक्रिया के पहले जो रिएक्टेंट का बाहर द्रव्यमान होगा, अभिक्रिया के बाद प्रोडक्ट का भी द्रव्यमान होगा। ये क्लास 10th की NCERT में है, ठीक है ना। तो आपका C और D वाला ऑप्शन सही होगा। CD कहां दे रखा है? थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से भूकंप संबंधी कौन सा कथन गलत है। भूकंप से संबंधित कौन सा गलत है? अभी भूकंप के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। कह रहा है अधिकतम भूकंप विवर्णिक प्लेटों के अचानक फिसलने की वजह से ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होता है। ये सही है, तो ये आंसर नहीं है, क्योंकि इसने पूछा है, गलत पूछा है ना। बताया ना प्लेटों के खिसकने से भूकंप आता है, सही है। कह रहा है रेक्टर पैमाने पर 3 की तीव्रता पर भूकंप सुनामी को प्रोत्साहित कर सकता है। नहीं, 3 तो बहुत स्लो होता है, 3 पे बहुत स्लो होता है। 5-7 आता है तब जाकर के थोड़ा घर वर हिलता है। अभी आ रहे थे कोरोना टाइम में, आप लोगों ने फील किया होगा। रेक्टर पैमाना 3 से तो कम है, यहाँ पे सुनामी आने की संभावना नहीं, यही गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नहीं है। ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, बहुत आसान है। बताओ आपके घर में अगर पानी में पानी में नमक मिला हुआ है, उसमें किस किस विधि से आप निकाल सकते हो, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक रह रहा है, किस पे मैं मैराथन क्लास लेके आऊँ, कि थ्योरी के साथ लेके आऊँ या केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँ, वो चीज़ें बता सकते हो, ठीक है ना। और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद अपना मैथ का आने वाला पेपर 1 और पेपर 2 के लिए दोनों का अलग अलग सेपरेट में मैथ की डिटेल वीडियो एक कॉन्सेप्ट वाली और लेके आऊँगा, उसमें सारे प्रीवियस ईयर और कॉन्सेप्ट सब रहेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें पसंद आई हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।